LV10 हिंदी अध्याय 91 युवा पीढ़ी के बीच सर्वोच्च युद्ध। अनुवादक एटलस स्टूडियोज। संपादक एटलस स्टूडियोज। लॉन्ग ताओ और चेंग रूई ने अपने बड़ों से निर्देश प्राप्त करने के बाद आगे कदम बढ़ाया और मंच की ओर चल पड़े। जैसे ही वे मंच पर खड़े हुए, महल के हॉल के चारों कोनों में खड़ी 4 महिला परिचारिकाओं में से एक भी आगे बढ़ी। परिचारिका एक चमक के साथ मंच पर आ पहुंची। महिला परिचारिका की उम्र लगभग 30 वर्ष थी, लेकिन वह कोमल एवं नाजुक लग रही थी। मैं रेडियंट मून पैलेस की चाय परोसने वाली एक कर्मचारी हूँ। मेरा नाम कैचा है और मैं आपको ये बताने आई हूँ कि सुनहरे बॉक्स में रखा खजाना ग्रे बॉक्स में रखे खजाने से बेहतर है। बोलने के बाद उसने कोल्ड मून को प्रणाम किया। कोल्ड मून के सिर हिलाने के बाद कैचा महल के हॉल के कोने की बजाय मंच की तरफ चली गई। मंच पर 2 बक्से थे, एक सोने का था और दूसरा ग्रे रंग का। लिन युआन ने तुरंत लॉन्ग ताओ और चेंग रूई के हाथों को सोने के बक्से की ओर बढ़ते देखा। उस समय लॉन्ग ताओ की आत्मा क्यूई फट गई और चेंग रूई को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे लॉन्ग ताओ को सोने के ब्रोकेट बॉक्स को खोलने की अनुमति मिल गई। सोने का डिब्बा खोलते ही लिन युआन को एक ताजगी भरी मीठी खुशबू आई। डिब्बे में एक हल्का बैंगनी मोती था और वह अंगूठे के आकार का था। ये भले ही हल्का बैंगनी मोती हो, लेकिन ये हल्की बैंगनी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। ताजगी देने वाली मीठी खुशबू से ऐसा लग रहा था कि यह मोती से नहीं बल्कि हल्की रोशनी से आ रही है। हल्के बैंगनी मोती के बगल में एक अति सुंदर लकड़ी का टोकन था और इन 2 चीजों के अलावा वहां और कुछ नहीं था। कैचा, जो किनारे पर खड़ा था, बोला, ये खजाना डायमंड पर्पल कोरल शेलफिश द्वारा उत्पादित मोती है। ये जल प्रकार के परियों के लिए बहुत फायदेमंद है और जल प्रकार के परियों को विकसित होने में मदद करने का एक मौका है। कैचा के शब्दों से लॉन्ग ताओ का उदासीन चेहरा गंभीर हो गया, उसकी सांसें भारी हो गईं। उसकी आंखें अत्यधिक खुशी से भर गईं। लिन युआन ने हल्के बैंगनी रंग के मोती को देखा और अनजाने में अपनी जीभ चटकाए। ये सिर्फ हीरे का आध्यात्मिक घटक नहीं था, बल्कि यह गहरे समुद्र से निकला हुआ हीरे का आध्यात्मिक घटक भी था। शेलफिश फे का एक और नाम था गहरे समुद्र का खजाना। ऐसा इसलिए था क्योंकि शेलफिश फे मोती पैदा कर सकते थे और केवल दुर्जय व्यक्ति ही गहरे समुद्र का पता लगाने के योग्य थे। खतरे के स्तर के कारण ही पर्पल कोरल शेलफिश द्वारा उत्पादित मोती को अमूल्य खजाना माना जाता था। पर्पल कोरल शेलफिश के मोती के आश्चर्यजनक प्रभावों की तो बात ही छोड़िए। लिन युआन पर्पल कोरल शेलफिश के मोती की कीमत का अनुमान नहीं लगा पाया। हालांकि लिंग जियो की ईर्ष्या भरी आंखों को देखकर वह जान गया कि पर्पल कोरल शेलफिश का मोती बहुत दुर्लभ था। लॉन्ग ताओ ने अपने हाथ में पर्पल कोरल शेलफिश का मोती पकड़ा और मोती के पास रखे लकड़ी के टोकन को उठाया। लकड़ी के टोकन पर एक छोटी तलवार बनी हुई थी। कैचा ने बात जारी रखी। लकड़ी के टोकन पर एक छोटी तलवार उकेरी गई है और यह रेडियंट मून पैलेस की तलवार की पट्टिका है। आप उन लोगों के साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं जिनके पास तलवार टोकन है। तलवार टोकन रखने वाले की ताकत आपके बराबर होगी। यदि आप जीतते हैं तो आप इस तलवार टोकन का उपयोग किसी अन्य खजाने के लिए कर सकते हैं। यदि आप हार भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि यह केवल एक प्रतियोगिता है। लॉन्ग ताओ ने एल्डर मेंग की ओर देखा और देखा कि मेंग ने सिर हिलाया हुआ था। लॉन्ग ताओ ने फिर कैचा से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये प्रतियोगिता लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों या क्रिएशन मास्टर्स के बीच की प्रतियोगिता का संदर्भ दे रही है। कैचा ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि यह तलवार का टोकन है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से लड़ाकू श्रेणी की आत्मा क्यूई पेशेवरों के बीच एक प्रतियोगिता है। यदि टोकन को किसी उपकरण से उकेरा गया है तो ये सृजन मास्टर्स के बीच एक प्रतियोगिता है। लॉन्ग ताओ ने टोकन को अपने हाथ में पकड़ लिया और ऊंची आवाज में कहा, मैं प्रतियोगिता स्वीकार करने को तैयार हूं। जब से लॉन्ग ताओ ने पर्पल कोरल शेलफिश का मोती लिया है, चेंग रूई लॉन्ग ताओ को ऐसी उदास आंखों से देख रहा था कि मानो आंसू टपक पड़े। हालांकि कोई भी चेंग रूई के हाव भाव पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि सारा ध्यान लॉन्ग ताओ पर था, खासकर लिन युआन पर, जिसने नहीं सोचा था कि वह वास्तव में रेडियंस 100 के सीक्वेंस H3 द्वारा लड़े गए मैच को देख पाएगा। इस मैच को देखने के बाद लिन युआन रेडियंस 100 के शीर्ष पर सीक्वेंस सदस्यों के लिए लड़ाकू शक्ति के मानक को समझने में सक्षम हो जाएगा। लिन युआन ने व्हाइट डेविल और अननोन फ्लेम के बीच मैच देखा था। लड़ाई के अंत में व्हाइट डेविल की रिवाइवल स्वैलोटेल बटरफ्लाई को पिंजरे से मुक्त कर दिया गया था और एक डिजास्टर स्वैलोटेल बटरफ्लाई में बदल दिया गया था। इसने व्हाइट डेविल को भारी प्रभुत्व के साथ लड़ाई खत्म करने की अनुमति दी थी। इसके अलावा व्हाइट डेविल रेडियंस 100 की अनुक्रम संख्या 18 हो सकती है, लेकिन वह एक उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर थी और वह वास्तविक युद्ध के बजाय रणनीति में अधिक कुशल थी। हालांकि लॉन्ग ताओ रेडियंस 100 का सीक्वेंस H3 था और उसके पास ओवरफ्लोइंग सी का खिताब था। वह एक सच्चा लड़ाकू श्रेणी का स्पिरिट क्यूई पेशेवर था। कैचा ने अपने हाथ में तलवार का चिन्ह लहराया और उसी तरह की पोशाक पहने सभी महिला परिचारिकाएं महल के हॉल के कोने से बाहर आ गईं और मंच पर खड़ी हो गईं। लिन युआन ने देखा कि चारों महिला परिचारिकाएं वास्तव में एक जैसी ही दिख रही थीं।
केवल अंतर उनके सिर पर लगे बालों का था। कोल्ड मून ने लिन युआन की प्रतिक्रिया को देखा और स्पष्टीकरण दिया। कई चा, शी चा, पेंग चा और यिन चा एक रेडियंट मून पैलेस के चाय परिचारक हैं। वे चौगुने हैं और चंद्रमा महारानी ने उन्हें 30 साल पहले तब पाया था जब वे बच्चे थे। वे तब से रेडियंट मून पैलेस की सेवा कर रहे हैं। लिन युआन ने सिर हिलाया। हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि कोल्ड मून उसे रेडियंट मून पैलेस के सदस्यों के बारे में इतना विस्तृत विवरण क्यों दे रहा था, मानो उसे बाद में उनके बारे में जानना होगा। हम चारों इस तलवार टोकन को साझा करते हैं। हम सभी में मैं सबसे मजबूत हूं, जबकि उन तीनों की ताकत समान है। आप हम में से किसी को भी अपना प्रतिद्वंद्वी चुन सकते हैं, कैचा ने लॉन्गताओ से कहा। लांगताओ को किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं हुई और उसने कैचा को चुना, जो बोल रही थी और सबसे मजबूत भी थी। ये दृश्य देखने के बाद लिन युआन को लगा कि कैचा के विचार सरल नहीं थे, क्योंकि उसका सरल बयान वास्तव में एक खुली साजिश थी। कैचा ने ये तो बता दिया होगा कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर, लेकिन इस स्थिति में और लॉन्गताओ के स्वभाव और गर्व को देखते हुए वह निश्चित रूप से चारों में से सबसे मजबूत को ही चुनेगा। जब एल्डरमेंग ने देखा कि लॉन्गताओ और कैचा ने लड़ाई की मुद्रा अपना ली है, तो एल्डरमेंग ने जल्दी से कोल्ड मून से पूछा, जो लिन युआन के पास खड़ा था, दूत कोल्ड मून, क्या रेडियंट मून पैलेस में लड़ाई से यहाँ की वस्तुओं को नुकसान होगा? क्या होगा अगर लॉन्गताओ ने खुद को सुरक्षित नहीं रखा और चाय परिचारक को गंभीर रूप से घायल कर दिया? यह एल्डरमेंग का रेडियंट मून पैलेस में पहला दौरा नहीं था और वह स्वाभाविक रूप से 4 चाय परिचारकों के बारे में जानता था। हर बार जब वह मून एम्प्रेस से मिलने जाता था तो वह 4 चाय परिचारकों द्वारा बनाई गई स्पिरिट चाय पी सकता था। हालांकि एल्डरमेंग ने कभी नहीं सुना था कि 4 कमजोर दिखने वाले चाय परिचारक वास्तव में लड़ सकते हैं। कोल्ड मून ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, महल के हॉल को लगातार हॉर्डन ऑफ ए फैंटेसी वी रेजोल्यूट डायमंड रेस्प्लेंडेंट टोटोइस की क्षमता से समर्थन मिलता है। अगर कोई जूनियर इसे आसानी से नष्ट कर सकता तो रेडियंट मून पैलेस बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। जहां तक प्रतियोगिता की बात है तो यह मून एम्प्रेस द्वारा निर्दिष्ट किया गया था। कोल्ड मून के बोलने के बाद उसने अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित किया और खुद को और लिन युआन को क्यूई अवरोध में ढक लिया। चूंकि कोल्ड मून ने पहले ही ऐसा कह दिया था, इसलिए एल्डरमेंग ने स्वाभाविक रूप से मून एम्प्रेस के इरादे के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। एल्डर डू ने चेंग रूई को खींच लिया और लॉन्गताओ और कैचा के लिए जगह सुरक्षित कर दी। लिन युआन ने कोल्ड मून की बातें साफ साफ सुनी। एल्डरमेंग से बात करते समय वह बिल्कुल भी विनम्र नहीं थी। चूंकि मून एम्प्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया था, इसलिए एल्डरमेंग ने कोई अतिरिक्त बयान देने की हिम्मत भी नहीं की। एल्डरमेंग रॉयल कैपिटल एडवांस्ड स्पिरिट क्यू यूनिवर्सिटी में क्रिएशन मास्टर अकादमी के डीन थे, लेकिन उन्होंने रॉयल कैपिटल में अपने पास मौजूद किसी भी अधिकार का प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं की। कोल्ड मून को उसकी रक्षा के लिए अपनी क्यूई का उपयोग करने के लिए धन्यवाद देने के बाद लिन युआन ने अपना पूरा ध्यान युवाओं के बीच इस सर्वोच्च लड़ाई में लगा दिया। युआन ने देखा कि कैचा और लॉन्गताओ दोनों अपनी आत्मा क्यूई प्रसारित कर रहे थे। लॉन्गताओ ने एक शार्क जैसी परी को बुलाया जो लगभग 2 से 3 मीटर लंबी थी, लेकिन उसके शरीर पर ड्रैगन के पैटर्न थे। ट्रू डेटा का उपयोग करते हुए लिन युआन ने पहचाना कि यह एक प्लेटिनम वी एपिक रीफ स्टजन था। जहां तक कैचा का प्रश्न है, वहां एक चाय का पेड़ था जिस पर सफेद कमीलिया के फूल खिले हुए थे। लिन युआन ने एक नज़र डाली और पाया कि दोनों फे प्लेटिनम वाले थे, लेकिन कैचा का फे फैंटेसी नस्ल का था। इसके अलावा चाय का पेड़ फैंटेसी 2 था। कैचा ने चाय के पेड़ को आदेश दिया, डार्क ड्रीम सुगंधित चाय उपकरण परिवर्तन। कैचा का आदेश प्राप्त करने के बाद लिन युआन ने देखा कि प्लेटिनम फैंटेसी 2 चाय का पेड़ 5 तार वाले पिपा में बदल गया और कैचा के हाथों में आ गया। कैचा ने अपने नाजुक हाथों से तारों को बजाया। बड़े तार शोर मचा रहे थे, जबकि छोटे तार विशिष्ट थे। तारों की आवाज़ हजारों सैनिकों और घोड़ों की सेना की तरह थी। वे हवा को चीरते हुए लॉन्गताओ पर टूट पड़े। लॉन्गताओ ने जल्दी से रीफ स्टजन की पीठ पर छलांग लगाई, लेकिन तारों की आवाज़ ने उसे काट दिया। रीफ स्टजन पर हड्डियों के गहरे घाव दिखाई दिए। रीफ स्टजन को इतना दर्द हो रहा था कि उसने दहाड़ लगाए। लॉन्गताओ की आंखें तुरंत तीखी और गंभीर हो गईं। ध्वनि क्षति के विस्फोट का अनुभव करके लॉन्गताओ को पता था कि यह महिला कमजोर दिख सकती है, लेकिन वह खतरनाक थी। कैचा ने एक सौम्य मुस्कान बिखेरी और पीपा बजाना जारी रखा। लॉन्गताओ ने जल्दी से रीफ स्टजन को आदेश दिया कि वह स्ट्रिंग साउंड के नुकसान को रोकने के लिए एक लहर लाए। उसी समय लॉन्गताओ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फिर से प्रसारित किया और 2 आकृतियां प्रकट हुईं। एक नीली थी और दूसरी लाल, और वे आधे मीटर के आकार की थीं। नीली और लाल परियां वास्तव में 2 गहरे नीले ड्रैगन जेलीफिश थीं। डीप ब्लू ड्रैगन जेलीफिश में ड्रैगन प्रजाति का रक्त हो सकता है, लेकिन उन्हें ड्रैगन प्रजाति के फे नहीं माना जाता था। ये 2 डीप ब्लू ड्रैगन जेलीफिश वास्तव में 2 डीप ब्लू जेलीफिश थीं जिन्हें बचपन से ही ड्रैगन के खून से पाला गया था। जब वे फैंटेसी ब्रीड फे में बदल गए तो उनमें एक परिवर्तन हुआ।
दो अलग अलग रंग के गहरे नीले ड्रैगन जेलीफिश प्लेटिनम फैंटेसी आई थे। जब लॉन्ग ताओ ने दो फैंटेसी आई फे को बुलाया तो तुरंत बारिश की बौछार होने लगी। बारिश की वजह से रेखाएं बन गईं, जो गहरे समुद्र की भयावहता और जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। बारिश की बूंदें सुइयों की तरह तीखी थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने संपर्क में आने वाले सभी जीवों को भेद सकती हैं। जब हत्या के इरादे से घिरे लिन युआन ने केवल कैचा को अपना रुख बदलते देखा। उसने अपने कंधे पर पाइपा उठाया और उसे बजाया। तार की आवाज़ ने कैचा के चारों ओर एक अवरोध बना दिया, जो कैमेलिया के साथ खिल गया। उन्होंने कैचा के शरीर के भीतर आत्मा क्यूई को तेजी से बहाल किया। कैचा की आंखें सख्त हो गईं और उसने पंजा बनाकर तारों को पकड़ लिया और फिर उन्हें जोर से घुमाया। हल्की और संयमित तार की आवाज़ उसकी उंगलियों के एक झटके से बिखर गई। तार की ध्वनि में एक अजेय बल था और उसने भारी बारिश से बनी सीमा को तोड़ दिया। फिर ये दो डीप ब्लू ड्रैगन जेलीफिश और रीफ स्टर्जन से टकराया। दो डीप ब्लू ड्रैगन जेलीफिश और रीफ स्टर्जन ने पानी की सीमा बना ली थी, लेकिन फिर भी यह सीमा उस बेकाबू और जानलेवा स्ट्रिंग ध्वनि से टूट गई। इससे दो डीप ब्लू ड्रैगन जेलीफिश को मामूली चोटें आईं। रीफ स्टर्जन को भी गंभीर चोटें आईं और वह लड़ने की क्षमता खो बैठा। कैचा ने पाइपा को घुमाया और उसके पीछे बैठ गई, जबकि वह मुस्कुराई और बोली, रेडियंस 100 सीक्वेंस #3। आपको ओवरफ्लोइंग सी के रूप में जाना जा सकता है, लेकिन आपको ड्रैगन के बेटे के रूप में भी जाना जाता है। आपके अनुबंधित फे ज़्यादातर ड्रैगन प्रजाति के हैं, लेकिन अगर आप इस लड़ाई में अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप कभी भी तलवार टोकन प्राप्त करने और किसी अन्य खजाने को भुनाने में सक्षम नहीं होंगे। लांगताओ की आभा अचानक बदल गई और उसकी हिंसक आत्मा क्यों अचानक चरम पर पहुंच गई। लॉन्गताओ के पीछे एक विशाल आकृति प्रकट हुई, जबकि उसने कहा, यदि यह आपकी एकमात्र क्षमता है तो मैं निश्चित रूप से तलवार टोकन ले जाऊंगा। अनुक्रम #3 के रूप में मेरे पास स्वाभाविक रूप से अनुक्रम #3 के रूप में अपने स्थान की रक्षा करने की ताकत है। जब लॉन्गताओ ने अपनी बात खत्म की तो उसके पीछे खड़ी विशालकाय आकृति ने आखिरकार अपना पूरा रूप दिखाया। यह एक विशालकाय समुद्री ड्रैगन था जिसकी लंबाई करीब 30 मीटर थी। यह प्रागैतिहासिक समुद्री डायनासोर के आकार का था और यह टाइलोसॉरस जैसा ही था। जब लिन युआन इस ड्रैगन प्रजाति के फे को देख रहा था तो उसे लगा कि उसका खून खौल रहा है। ये ड्रैगन प्रजाति का फे था जिसने लॉन्गताओ को प्रसिद्धि दिलाई थी और उसके शीर्षक ओवरफ्लोइंग सी का कारण भी था। लिन युआन ने पहले स्टार वेब पर रेडियंस 100 के बारे में जानकारी पढ़ी थी, लेकिन अब जब उसने इस विशाल परी का पूर्ण रूप देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह प्रागैतिहासिक काल का दृश्य देख रहा हो। लिन युआन ने इस समुद्री ड्रैगन फे के नाम की जांच करने के लिए सच्चे डेटा का उपयोग किया। फे नाम सी किंग क्रेटेशियस ड्रैगन। फे प्रजाति मोसासोरस प्रजाति सम्राट ड्रैगन वंश। स्पिरिट लाइफ फॉर्म ग्रेड प्लेटिनम 10/10। फे प्रकार जल। फे क्वालिटी फैंटेसी 3। क्षमताएं भंवर प्रवाह, जल क्षेत्र को हिलाएं और पानी में अत्यधिक चूषण प्रवाह पैदा करें। 8 ड्रैगन छाया चलती है और 8 ड्रैगन छायाओं में बदल जाती है। प्रत्येक ड्रैगन छाया में मूल शरीर की 60% विशेषताएं होती हैं। 100% निःशुल्क स्टॉक विश्लेषण और शेयर मूल्य पूर्वानुमान। अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आई की शक्ति का उपयोग करें। 98.6% सटीकता। समुद्री दंश काटने के लिए समुद्र के प्रवाह को नियंत्रित करें। काटने वाला बल मूल शरीर के काटने वाले बल के बराबर होता है। समुद्र सम्राट की ड्रैगन सांस एक विनाशकारी सांस बाहर निकाले जो सम्राट ड्रैगन से संबंधित है। महासागर का प्रकोप विनाशकारी कंपन करने के लिए समुद्र के भीतर की सभी अंतर्निहित ऊर्जा का उपयोग करें। पानी के भीतर अत्यधिक कंपन में समुद्री क्षेत्र के भीतर सब कुछ नष्ट करने की शक्ति होती है। विशिष्ट कौशल जल पर्यवेक्षक पानी की शक्ति का उपयोग करते समय नाजुक नियंत्रण और पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। समुद्र का छोर जल तत्वों को इकट्ठा करें और नदियां बनाएं। नदियों को समुद्र में बहने दें और समुद्री क्षेत्र के एक हिस्से को नियंत्रित करें। सी किंग क्रेटेशियस ड्रैगन। ये किस तरह का नाम था? सी किंग की उपाधि का मतलब था कि यह क्रेटेशियस काल के दौरान शासन करता था। ये वास्तव में ड्रैगन प्रजाति के बीच सबसे सम्मानित सम्राट ड्रैगन जीनस होने के योग्य था। कोल्ड मून ने लिन युआन की ओर देखा और संतोष से सिर हिलाया जब उसने देखा कि वह ध्यान से माचिस देख रहा था। जैसे ही समुद्र का राजा क्रेटेशियस ड्रैगन प्रकट हुआ, उसने एक गगनभेदी गर्जना की। आसपास के जल तत्व तेजी से एकत्रित हुए और एक विशाल समुद्री क्षेत्र का निर्माण किया। कैचा ने तेजी से पीपा बजाया और समुद्री क्षेत्र के भीतर एक सीमा खोल दी ताकि वह समुद्री जल में न डूब जाए। हालांकि समुद्री क्षेत्र के भीतर एक भंवर बन गया। शुरू में अप्रत्याशित भंवर समुद्र के तल पर शैतान के हाथों की जोड़ी की तरह था। इसने पानी की सतह पर मौजूद हर चीज को वापस समुद्र के तल में खींच लिया। लिन युआन की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि समुद्र राजा क्रेटेशियस ड्रैगन का हमला विशेष कौशल, जल पर्यवेक्षक, समुद्र के चरम और क्षमता, भंवर प्रवाह का एक निर्दोष संयोजन था। युद्ध की स्थिति को नियंत्रित करने में बस एक पल लगा।
कैचा के माथे पर थोड़ा पसीना आ गया क्योंकि वह पहले से ही सक्शन फ्लो से निपटने में थक चुकी थी। कैचा ने खुद से सोचा, अगर यह जारी रहा तो मैं प्रतिरोध करने की अपनी क्षमता खो दूंगी और समुद्री पानी में डूब जाऊंगी। कैचा ने अपनी आत्मा क्यूई को प्रसारित किया और एक छोटा काला जानवर तुरंत उसकी स्वयं निर्मित सीमा के भीतर प्रकट हुआ। ये सींग रहित एक छोटा हिरण था और इसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। जैसे ही ये दिखाई दिया, इसने सफ़ेद धुंध का एक बंडल बाहर थूक दिया। जब सफ़ेद धुंध कैचा की उंगलियों तक पहुंची तो वे उसकी उंगलियों के माध्यम से पिपा में विलीन हो गईं। इसके बाद कैचा ने 3 बार पीपा बजाया, जिससे ऐसी पीपा ध्वनि निकली कि ऐसा लगा जैसे चांदी की बोतल फट सकती है। इस समय लॉन्ग ताओ चिल्लाया, वाइट सी बाइट का उपयोग करें। एक पल में कैचा के आसपास का पानी ऐसा लग रहा था मानो वह नुकीले दांतों में बदल गया हो। समुद्र के राजा क्रेटेशियस ड्रैगन की काटने वाली ताकत, जो कम से कम 10,000 टन थी, ने कैचा द्वारा बनाई गई सीमा को काट डाला। हमेशा से ही इस दुनिया की सबसे मुलायम चीज़ रही है। हालांकि जब समुद्र राजा क्रेटेशियस ड्रैगन ने समुद्री काटने की क्षमता को सक्रिय किया तो समुद्री जल से बने तीखे नुकीले दांत कैचा द्वारा बनाई गई सीमा के बाहर दिखाई दिए। तीक्ष्ण पंजा भले ही आकारहीन हो, लेकिन उठे हुए जल प्रवाह से नुकीले दांतों के आकार का मोटा मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है। नुकीले दांतों का आकार लगभग समुद्र के राजा क्रेटेशियस ड्रैगन के मुंह के बराबर था। तीव्र दबाव से कान फाड़ने वाली ऐसी आवाज हुई मानो धातु की प्लेटें आपस में टकरा रही हों। निर्णायक क्षण में कैचा ने पीपा के तारों में फंसे छोटे काले हिरण द्वारा उत्पन्न सफ़ेद धुंध को जल्दी से तितर बितर कर दिया और उसे गर्दन के पास तारों में मिला दिया, जिससे तार अचानक कस गए। तीखे नुकीले दांतों के विनाशकारी दबाव ने कैचा की सीमा को लगभग विकृत कर दिया। लिन युआन स्पष्ट रूप से कैचा की सीमा में समुद्री पानी रिसता हुआ देख पा रहा था। सीमा पर स्पष्ट रूप से काटने के निशान थे और काटने के निशानों से समुद्री पानी अंदर रिस रहा था। हालांकि जब कैचा अपनी पूरी ताकत लगा रही थी तो सीमा दबाव को झेलने और दरारों को तेजी से ठीक करने में सक्षम थी। लिन युआन आश्चर्यचकित था। समुद्र के काटने की क्षमता वास्तव में जल क्षेत्र के भीतर एक दिव्य क्षमता थी। यदि समुद्र राजा क्रेटेशियस ड्रैगन अपने शिकार को चीरना चाहता था तो उसे नज़दीक से लड़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। पानी के प्रवाह वाले जल क्षेत्र में कोई भी स्थान समुद्र राजा क्रेटेशियस ड्रैगन के तीखे नुकीले दांतों में बदल सकता था। सी बाइट की क्षमता को बिना किसी रूप में लागू किया जा सकता था और दुश्मन केवल हमले को सहन कर सकता था। इसके अलावा सी किंग क्रेटेशियस ड्रैगन के काटने की ताकत दबाव से नहीं आती थी, ये तीखे नुकीले दांतों की भेदन शक्ति थी। ये तीखे नुकीले दांत ही थे जिन्होंने कैचा की सीमा में एक छेद बनाया था। लॉन्ग ताओ समुद्र राजा क्रेटेशियस ड्रैगन की पीठ पर खड़ा था और कैचा से कहा, क्या हम इसे यहीं खत्म कर दें? आपकी सीमा पहले ही टूट चुकी है और मैं युद्ध में अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में माहिर नहीं हूं। लॉन्ग ताओ ने अपने शब्दों का अर्थ छिपाने की कोशिश नहीं की और तुरंत कहा कि उसने पहले ही अपनी आक्रमण शक्ति को नियंत्रित कर लिया था और वह कैचा को घायल नहीं करना चाहता था। कैचा का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह से मैच को निपटाना बहुत उबाऊ है। हो सकता है कि आप अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में माहिर न हो, लेकिन मैं हूं। बोलने के बाद वह छोटा काला हिरण अंधेरी रात की तरह चमक उठा। उसने समुद्र क्षेत्र में दिखाई देने वाली सारी रोशनी को जल्दी से निगल लिया और फिर एक स्पष्ट चीख निकाली। सारी रोशनी कैचा की उंगलियों की ओर इकट्ठी हो गई और एक पल में हिंसक समुद्री क्षेत्र के भीतर का पानी कैचा की पीपा ध्वनि से बलपूर्वक अलग हो गया। जहां भी पीपा ध्वनि गुजरी वहां जल तत्व गायब हो गए। बारिश से जिथ की आवाज कट रही है। प्रतीत होता है कि कोमल और रात्रि के कोहरे जैसी पीपा ध्वनि से लॉन्ग ताओ को ऐसा महसूस हुआ मानो आसपास का वातावरण विचित्र था। लॉन्ग ताओ और सी किंग क्रेटेशियस ड्रैगन के पास तैर रहे 2 हल्के से घायल डीप ब्लू ड्रैगन जेलीफिश ने पानी की एक बाधा उत्पन्न कर दी थी। जब पाइपा की आवाज़ पानी की बाधा से टकराई तो रात का कोहरा छट गया। पीपा की आवाज़ हल्की बूंदाबांदी की तरह थी जो सभी अंतरालों से होकर अंदर आ रही थी। पीपा की आवाज़ पानी में मिल गई लेकिन पानी की बाधा को चीरने में सक्षम थी। लॉन्ग ताओ ने निर्णायक रूप से जवाब दिया और समुद्र राजा क्रेटेशियस ड्रैगन को आदेश दिया, सफ़ेद 8 ड्रैगन छायाएं। अचानक 8 भ्रामक ड्रैगन छायाएं समुद्र राजा क्रेटेशियस ड्रैगन के सामने प्रकट हुईं। 8 ड्रैगन छायाएं पाइपा ध्वनि पर दौड़ पड़ीं और समुद्र राजा क्रेटेशियस ड्रैगन ने एक साथ सी बाइट को अंजाम दिया। पिपा ध्वनि अभी भी 8 ड्रैगन छायाओं को चकनाचूर करने में कामयाब रही। अवशिष्ट बल ने डीप ब्लू ड्रैगन जेलीफिश को क्षतिग्रस्त कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल अवस्था में छोड़ दिया। लॉन्ग ताओ ने फिर उन्हें अपने आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में वापस ले लिया। लॉन्ग ताओ ने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि अब और आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं अब और पीछे नहीं हटूंगा। उसके लॉन्ग ताओ के 3 परी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसलिए वह सचमुच क्रोधित था। एल्डर मेंग को पता था कि यह अच्छा नहीं था और उसने अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया। अगर कैचा हमले का विरोध करने में सक्षम नहीं थी तो वह तुरंत उसे बचा लेगा।
एल्डर मेंग को स्पष्ट रूप से पता था कि लॉन्ग ताओ का हमला कितना शक्तिशाली था। भले ही उसे यह हमला झेलना पड़े, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं होगा। जल तत्व पुनः एकत्रित हो गए और समुद्री क्षेत्र तुरंत 2 गुना से अधिक बढ़ गया। समुद्र राजा क्रेटेशियस ड्रैगन के विशेष कौशल, जल पर्यवेक्षक और समुद्र की चरम सीमा का अब पूरी तरह से उपयोग किया गया था। समुद्र हिंसक रूप से आगे बढ़ रहा था और इस तरह की हिंसक हरकतें केवल वलफ्लो के उपयोग से संभव नहीं थीं। जब समुद्र हिंसक रूप से आगे बढ़ा तो कैचा की सीमा सिकुड़कर केवल 1 मीटर रह गई। कैचा अचानक चिल्लाया, आखिरी चाल। एक पल में कैचा ने पिपा को, जो टूल ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके डार्क ड्रीम फ्रेगरेंट टी से परिवर्तित किया गया था, आकाश में फेंक दिया। पिपा डार्क ड्रीम फ्रेगरेंट टी की मूल स्थिति में वापस आ गया। डार्क ड्रीम फ्रेगरेंट टी के प्रकट होते ही उसका शरीर हरी चमक से जगमगा उठा। जो सीमा पहले 1 मीटर तक सिकुड़ गई थी, वह तुरंत 10 मीटर तक फैल गई। ये समुद्र के बीच में एक साफ भूमि की तरह था। जैसे जैसे समुद्री जल अधिक तीव्रता से हिल रहा था, डार्क ड्रीम फ्रेगरेंट टी द्वारा विस्तारित सीमा फिर से सिकुड़ रही थी। कैचा ने अपने शरीर में सारी आत्मिक क्यूई प्रसारित कर दी। डार्क ड्रीम सुगंधित चाय, सपना परिवर्तन, रात का स्वप्न जानवर, स्वप्न भस्म। कैचा के शरीर से आध्यात्मिक शक्ति के विस्फोट के साथ डार्क ड्रीम फ्रेगरेंट टी का पूरा पेड़ अचानक एक चाय की पत्ती के आकार में सिकुड़ गया। छोटा काला जानवर उछला और चाय की पत्ती को अपने शरीर में समाहित कर लिया। अचानक प्रकृति की आभा उतरी और समुद्र क्षेत्र को सिकोड़ दिया, जिससे समुद्र क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली भूमि का एक टुकड़ा खाली हो गया। जब छोटे काले हिरण ने चाय की पत्ती खा ली तो उसके सींग रहित सिर पर अचानक ही विशाल हिरण के सींग उग आए। हिरण के सींग सफ़ेद फूलों से खिली शाखाओं की तरह थे। हिरण की काली खाल तुरंत सफ़ेद हो गई और उसका आकार कई गुना बढ़ गया। अब वह एक सफ़ेद हिरण था जिसकी ऊंचाई 4 मीटर से ज़्यादा थी। जहां भी उसके खुर पड़ते वहां हरी घास उगाती। स्वप्न राक्षस ने कैचा को देखा और उसने धीरे से कहा, आगे बढ़ो। स्वप्न पशु का सींग हरे रंग की चमक और महान शक्ति के साथ चमक उठा जब उसने समुद्र राजा क्रेटेशियस ड्रैगन पर प्रहार किया। लॉन्ग ताओ ने समुद्र राजा क्रेटेशियस ड्रैगन को आसपास का पानी इकट्ठा करने से रोक दिया और आदेश दिया। श्वेत महासागर का प्रकोप, समुद्र सम्राट की ड्रैगन सांस। उस पल समुद्र आखिरकार हिल गया। इस पल की तुलना में समुद्र पहले बस इधर उधर घूम रहा था। समुद्र की हलचल इतनी हिंसक और तेज थी कि लिन युआन कोल्ड मून की आत्मा क्यूई बाधा के अंदर होने पर भी आसानी से आवाज़ें सुन सकता था। लिन युआन ने देखा कि समुद्र का क्रोध समुद्र राजा क्रेटेशियस ड्रैगन की सफ़ेद ड्रैगन सांस के साथ शुद्ध सफ़ेद हिरण से टकराया। एल्डर मेंग, जो पास ही खड़े थे, अचानक बाहर आए, कैचा की रक्षा के लिए अपनी आत्मा क्यूई का इस्तेमाल किया और उसके पास खड़े हो गए। जब हिरण समुद्री जल की ओर बढ़ा तो टक्कर बराबरी की थी, लेकिन सफ़ेद ड्रैगन की सांस ने हिरण के सींग को तोड़ दिया और वह कैचा की ओर बढ़ रहा था। सफ़ेद ड्रैगन की सांस अंततः एल्डर मेंग के सुरक्षात्मक अवरोध से टकराने के बाद गायब हो गई। एल्डर मेंग का चेहरा इस समय बहुत अप्रिय लग रहा था, इसलिए नहीं कि लॉन्ग ताओ का हमला शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए कि वह इस बात से परेशान था कि लॉन्ग ताओ ने पीछे हटना क्यों नहीं छोड़ा। इस लड़ाई ने लिन युआन को अंततः ये जानने की अनुमति दी कि रेडियंस फेडरेशन के रेडियंस 100 फेडरेशन की शान क्यों थे। अनुक्रम #3 अतिप्रवाहित सागर की क्षमता ने लिन युआन को शीर्ष पर खड़ी युवा पीढ़ी के मानक का पता लगाने की अनुमति दी। लिन युआन को गहराई से पता था कि वह वास्तव में अभी भी बहुत कमतर था। हालांकि वह अपनी कीमत कम करने की जल्दी में नहीं था। आखिरकार उसे एक साधारण व्यक्ति से एक ऐसे व्यक्ति में बदले हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए थे जो आत्मा क्यूई को समझ सकता था। आगे का रास्ता अभी भी लंबा था और चाहे पहाड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, हमेशा नीचे से ही शुरुआत करनी होगी। चा ने एल्डर मेंग को धन्यवाद देने से पहले घायल फे को अपने आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में वापस ले लिया। फिर उसने लॉन्ग ताओ से कहा, मैं हार गई। मैं तुमसे लगभग 10 साल बड़ी हूं, लेकिन मैं तुम्हारे पूरे हमले को रोक भी नहीं सकती। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम सीक्वेंस #3 हो। लॉन्ग ताओ के हमले ने उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति को लगभग खत्म कर दिया और वह एक पल के लिए भी खड़ा नहीं हो पाया। लॉन्ग ताओ ने खुद को सहारा देने के लिए सीकिंग क्रेटेशियस ड्रैगन पर अपना हाथ रखा और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसके पास बोलने की भी ताकत नहीं थी। लॉन्ग ताओ की वर्तमान स्थिति आत्मा क्यूई थकावट का लक्षण थी। उसकी हालत देखकर लिन युआन ने तुरंत स्पिरिट गैदर गोल्डफिश की क्षमता स्पिरिट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ताओ के शरीर की ओर शुद्ध स्पिरिट क्यूई का एक हिस्सा छोड़ा। इसने लॉन्ग ताओ की थकी हुई स्पिरिट क्यूई को तुरंत थोड़ा ठीक होने में मदद की। यह शायद आधी स्पिरिट क्यूई को ठीक करने में सक्षम न हो, लेकिन ये लॉन्ग ताओ के सामान्य रूप से चलने के लिए पर्याप्त थी। लॉन्ग ताओ ने लिन युआन की ओर अपनी मुट्ठी बांधकर आभार व्यक्त किया। जब लिन युआन की नज़रें लॉन्ग ताओ की नज़रों से मिलीं, तो लिन युआन को एहसास हुआ कि लॉन्ग ताओ उसे जांचती हुई नज़र से देख रहा था। लिन युआन मुस्कुराया और बदले में अपनी मुट्ठी बांध ली। लॉन्ग ताओ ने फिर से कैचा की ओर देखा।
अगर मैंने आखिरी चाल नहीं चली होती तो मैं तुम्हें भी नहीं हरा पाता। लॉन्ग ताओ का बयान भले ही बिना शर्त का लग रहा हो, लेकिन ये कैचा की ताकत के प्रति उनकी स्वीकृति भी थी। इसके अलावा लिन युआन ने महसूस किया कि कोल्ड मून, एल द मेंग, एल द डू और लिंग जियाओ की नज़रें उस पर टिकी हुई थीं। लिन युआन ने चुपचाप सोचा कि क्या इन सभी विशेषज्ञों के आसपास होने पर लॉन्ग ताओ की आध्यात्मिक शक्ति को फिर से भरना अशिष्टता थी। हालांकि लिन युआन को यह नहीं पता था कि ये लोग वास्तव में लिन युआन की आध्यात्मिक शक्ति को एक पल में फिर से भरने की क्षमता से आश्चर्यचकित थे। लिन युआन ने स्पिरिट इंजेक्शन क्षमता का उपयोग करते समय अपने परी को नहीं बुलाया था, बल्कि इसके बजाय लिन युआन ने इसे बस लापरवाही से निष्पादित किया था। जब हीलिंग टाइप और सपोर्ट टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल्स हीलिंग टाइप और रिकवरी टाइप क्षमताओं का उपयोग कर रहे थे, तो उन्हें फे को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी और वे सीधे क्षमताओं का उपयोग कर सकते थे। लेकिन इससे निश्चित रूप से क्षमता प्रभाव में भारी गिरावट आएगी। इसके बावजूद ये लॉन्ग ताओ के लिए आत्मा क्यूई थकावट की स्थिति से उबरने के लिए अभी भी पर्याप्त था। इससे पहले हर कोई केवल इतना जानता था कि लिन युआन एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने सीधे कक्षा 2 क्रिएशन मास्टर परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन में वास्तव में इतनी प्रभावशाली सहायक क्षमताएं होंगी। केवल कुछ ही दुर्लभ क्षमताएं थीं जो सीधे आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकती थीं, और इस क्षमता वाला सबसे आम फे स्पिरिट साइफन गोल्डफिश होगा। हालांकि स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की विशेषता एक कारण थी कि मूल रूप से कोई भी इसे अपने अनुबंधित फे के रूप में नहीं चुनता था। इसलिए जब लिन युआन ने अपनी यह क्षमता बताई तो ये विशेषज्ञ भी आश्चर्यचकित हो गए। कोल्ड मून के सामान्य रूप से बर्फीले ठंडे चेहरे पर खुशी की झलक थी जब उसने लिन युआन से कहा, आध्यात्मिक शक्ति को फिर से भरने की क्षमता जंगल में लड़ने और जीवित रहने की आपकी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में सक्षम है। बहुत अच्छा। कोल्ड मून द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद लिन युआन को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। चेंग रुई अब वह था जिसे अनदेखा किया गया था। एल द डू, जो चेंग रुई के पीछे खड़ा था, जब उसने लॉन्ग ताओ को देखा तो उसकी आंखें और भी उदास हो गई थीं और उसमें डर का एक अतिरिक्त निशान भी था। अगर किसी और के पास लॉन्ग ताओ की युद्ध क्षमताएं होती तो चेंग रुई को कुछ भी महसूस नहीं होता। फिर भी लॉन्ग ताओ की क्रिएशन मास्टर क्षमता चेंग रुई की तुलना में कहीं बेहतर थी। इससे चेंग रुई को पता चल गया कि वह लॉन्ग ताओ के साथ परेशानी मोल नहीं ले सकता। हालांकि जब चेंग रुई ने लिन युआन को देखा तो उसकी आंखें न केवल ईर्ष्या से भरी थीं, वे उदासी से भी भरी थीं, जैसे उसने लॉन्ग ताओ को देखा था। लिन युआन ने चेंग रुई की आंखों को महसूस किया। अपने 2 जीवन के अनुभवों को देखते हुए लिन युआन में अब युवा मानसिकता नहीं थी, और चेंग रुई जैसी आंखों का सामना करने के बाद वह मोटे तौर पर समझ गया कि कोई उससे ईर्ष्या कर रहा है। ऐसी आंखों ने लिन युआन को थोड़ा उदास कर दिया। कोल्ड मून ने सब कुछ देखा। मूल रूप से कैचा को तलवार टोकन को लॉन्ग ताओ को सौंप देना चाहिए ताकि वह खजाने का आदान प्रदान कर सके, लेकिन कोल्ड मून ने आगे बढ़कर कहा, मूल रूप से आप जिस खजाने को तलवार टोकन के साथ बदल सकते हैं वह कुछ उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक घटक है, और यह आपके द्वारा पहले प्राप्त किए गए मोती के समान ही कीमती है। चूंकि कैचा ने आपके 3 फे को घायल कर दिया है, इसलिए मैं इनाम को सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया के अमृत की 10 बूंदों में बदल दूंगा। कोल्ड मून के शब्दों से लॉन्ग ताओ का चेहरा अनायास ही खुशी से चमक उठा, और यहाँ तक कि एल्डरमेंग का चेहरा भी चमक के साथ मुस्कुरा रहा था। जब लिन युआन ने यह दृश्य देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया का अमृत कितना कीमती है। लिन युआन को अभी भी याद है कि चांदी के लबादे वाले आदमी ने यह भी कहा था कि वह लिन युआन को पीने के लिए एक पूरा कटोरा देना चाहता है। उस समय लिन युआन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ और उसने सोचा कि यह केवल स्वागत का एक हिस्सा है। लेकिन अब लिन युआन जानता था कि वह इतनी कीमती चीज़ों को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता। बोलने के बाद कोल्ड मून ने विषय बदल दिया और चेंग रुई की ओर देखा। केवल ग्रे बॉक्स बचा है, बॉक्स खोलने की बारी आपकी है। चेंग रुई के चेहरे पर खुशी के भाव थे और वह जल्दी से बॉक्स खोलने के लिए ऊपर गया। बॉक्स खोलने के बाद उसने खून की एक बोतल देखी जिसमें बैंगनी रंग का निशान था और एक टोकन था। जैसे ही चेंग रुई खून की बोतल उठाने की तैयारी कर रहा था, कोल्ड मून के शब्दों ने उसे अपना हाथ वापस खींचने पर मजबूर कर दिया। बोतल में मौजूद खून डायमंड स्नैक प्रजाति के एक परी का है, लेकिन इस ग्रे बॉक्स को प्राप्त करने का एक नियम है। यदि आप प्रतियोगिता नहीं जीतते हैं तो आप न केवल एक नया खजाना प्राप्त करने में असमर्थ होंगे, बल्कि आप डायमंड स्नैक का खून भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बोलने के बाद कोल्ड मून ने चाय परोसने वाले एक व्यक्ति को आंख से इशारा किया, जबकि कैचा सहित अन्य 3 लोग अपने कोनों में लौट गए। जब कोल्ड मून लिन युआन के पास लौटा तो बचा हुआ चाय वाला बोला, मैं शीचा हूँ, मैं ही तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। चेंग रुई ने पहले ही टोकन उठा लिया था और उस पर एक सुंदर उपकरण बना हुआ देखा था। इसका मतलब था कि यह क्रिएशन मास्टर्स के बीच एक प्रतियोगिता थी, जिससे चेंग रुई का आत्मविश्वास बढ़ा।
इसके बावजूद चेंग रूई को समझ में नहीं आया कि ग्रे बॉक्स का खजाना केवल उसके द्वारा प्रतियोगिता जीतने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है, जबकि लॉन्ग ताओ को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। वह पूछे बिना नहीं रह सका, मुझे आश्चर्य है कि मेरी प्रतियोगिता का नियम दूसरे बॉक्स से अलग क्यों है। शीचा एक गर्म स्वभाव वाली व्यक्ति थी, इसलिए जब चेंग रूई ने ऐसा पूछा तो उसने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि यह लीनिंग मून माउंटेन का रेडिएंट मून पैलेस है। शीचा का स्वभाव बिल्कुल मिर्च की तरह था और उसके शब्द सचमुच चुभने वाले थे। लिन युआन ने तुरंत एल्डर डू को आगे बढ़ते हुए और शीचा से कहते हुए देखा, चेंग रूई को नियम नहीं पता, क्या चाय वाला उसे माफ कर देगा। चेंग रूई पहले तो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन शीचा का जवाब सुनने के बाद उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी अस्थिर हो गई। लिन युआन को भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था, लेकिन कोल्ड मून चेंग रूई को तिरस्कार की नज़रों से देख रहा था। जब चेंग रूई ने लिन युआन को ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा तो कोल्ड मून पहले से ही दुखी था। चंद्र महारानी ने भले ही लिन युआन को आधिकारिक तौर पर शिष्य के रूप में स्वीकार न किया हो, लेकिन मिस्टिक मून ही एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो चंद्र महारानी को समझता था। कोल्ड मून भी ऐसा ही था। लिन युआन का चंद्र महारानी का शिष्य बनना पहले से ही तय था, इसलिए कोल्ड मून थोड़ा सुरक्षात्मक था। भले ही चेंग रूई सिर्फ एक जूनियर था, कोल्ड मून ने उसे अनदेखा नहीं किया। कोल्ड मून का व्यवहार बर्फ जैसा ठंडा था और उसका व्यक्तित्व सुरक्षात्मक नहीं था। हालांकि लंबे समय तक मून एम्प्रेस का अनुसरण करने के बाद वह मून एम्प्रेस के व्यक्तित्व से थोड़ा प्रभावित हुई, इसलिए उसका सुरक्षात्मक व्यवहार स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन उसने चेंग रूई के लिए पहले से ही सभी कठिनाइयों की व्यवस्था कर दी थी। ये भी चेंग रूई के कारण ही था कि कोल्ड मून एल्डर डू को अप्रिय नज़रों से देखता था। लिन युआन, जो बगल में खड़ा था, कोल्ड मून के विचारों के बारे में नहीं जानता था। इसके बजाय वह उस प्रतियोगिता को देख रहा था जिसे युवा क्रिएशन मास्टर्स के बीच एक शीर्ष प्रतियोगिता माना जाता था। लिन युआन को कभी नहीं पता था कि उसके क्रिएशन मास्टर की क्षमताओं का मानक क्या था। आखिरकार लिन युआन ने पहले कभी किसी उचित क्रिएशन मास्टर से संपर्क नहीं किया था। उदाहरण के लिए एल्डर निंग को ही लें। लिन युआन को केवल इतना पता था कि एल्डर निंग क्लास 4 क्रिएशन मास्टर थे, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी काम करते नहीं देखा। लिन युआन जानता था कि एक नियमित क्रिएशन मास्टर आध्यात्मिक सामग्री के मिश्रण का उपयोग किसी परी को बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए करेगा। मिश्रण की उचित विधि के लिए ये कुछ ऐसा था जो लिन युआन ने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि क्लास 1 क्रिएशन मास्टर की विधि भी कुछ ऐसी थी जिसे लिन युआन ने पहले कभी नहीं देखा था। चूंकि अब अवसर था, लिन युआन विशेष रूप से गंभीर तरीके से देख रहा था। कोल्ड मून की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई क्योंकि उसे लगा कि यह काफ़ी उबाऊ है, इसलिए उसने अपना ज़्यादातर ध्यान लिन युआन पर केंद्रित कर लिया। कैचा, जो चारों कोनों में से एक पर खड़ी थी, चेंग रूई को दिलचस्पी भरी नज़रों से देख रही थी। मुझे आश्चर्य है कि इस चेंग रूई ने कोल्ड मून को नाराज़ करने के लिए क्या किया और उसने प्रतियोगिता का संचालन करने के लिए शीचा को चुना। चारों बहनों में से शीचा सबसे अच्छी क्रिएशन मास्टर प्रतिभा वाली थी। भले ही उसने क्रिएशन मास्टर की कोई परीक्षा न ली हो, लेकिन वह निश्चित रूप से क्लास 3 क्रिएशन मास्टर के स्तर की थी। इस प्रतियोगिता का परिणाम काफ़ी स्पष्ट होना चाहिए था। शीचा ने मंच पर हाथ से दस्तक दी और उग्र स्वर में पूछा, क्रिएशन मास्टर प्रतियोगिता के लिए क्या आप एक फे को विकसित करना चाहते हैं, फे की गुणवत्ता को उन्नत करना चाहते हैं, या क्षतिग्रस्त जड़ों वाले फे को ठीक करना चाहते हैं? आप प्रतियोगिता की विधि चुन सकते हैं। सवाल सुनते ही चेंग रूई का चेहरा खुशी से झूम उठा। उसकी घबराहट और मानसिक स्थिति अब सामान्य हो गई थी। उसने तुरंत कहा, चलो एक परी की क्षतिग्रस्त जड़ों को ठीक करके प्रतिस्पर्धा करते हैं। चेंग रूई की बेहद तेज प्रतिक्रिया ने लिन युआन को अनजाने में अपनी भौहें ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगता है कि यह चेंग रूई एक फे की क्षतिग्रस्त जड़ों को ठीक करने में बहुत माहिर है। वह वास्तव में मानता है कि उसके जीतने की संभावना अधिक है, अन्यथा वह निर्णय लेने में इतनी जल्दी में नहीं होता। शीचा ने 3 बार ताली बजाए और फिर उदासीनता से कहा, जैसी आपकी इच्छा। जल्द ही 2 काले शिकारी कुत्ते जैसे फे लाए गए। दोनों शिकारी कुत्ते जैसे फे आधे मीटर के आकार के थे। उनके कान नुकीले थे, लेकिन उनके बहुत सारे दांत बाहर निकले हुए थे, जिससे वे असामान्य रूप से तीखे हो गए थे। लिन युआन पहचान सकता था कि ये हिंसक रक्तातंक भेड़िया के पिल्ले थे और उन्हें अत्यंत दुर्लभ परी माना जाता था। हिंसक रक्तातंक भेड़िया एक शक्तिशाली प्लेटिनम परी था और जो पिल्ले पैदा हुए वे पहले से ही सिल्वर थे। ये 2 हिंसक रक्तातंक भेड़िया पिल्ले केवल कुछ महीनों के लिए पैदा हुए थे और उनकी जड़ें पहले से ही क्षतिग्रस्त थीं। उनकी मरती हुई अवस्था को देखते हुए लिन युआन ने दोनों हिंसक रक्तातंक भेड़िया शावकों को ध्यान से देखा। वह भले ही काफ़ी दूर था, लेकिन लिन युआन अभी भी देख सकता था कि दोनों हिंसक रक्तातंक भेड़िया शावकों की आंखें पहले से ही इतनी सूजी हुई थीं कि वे लगभग खुल ही नहीं पा रही थीं। उनके नुकीले कानों पर भी बड़ी मात्रा में काले खून के धब्बे थे। इन सभी लक्षणों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि दोनों पिल्लों को आघात पहुंचा था और चोट सिर में थी।
उनके मस्तिष्क को उनकी मजबूत खोपड़ी की सुरक्षा के बावजूद भी नुकसान पहुंचा हो सकता है। मस्तिष्क की वह जगह थी जहां से ज्ञान आता था, और क्षतिग्रस्त मस्तिष्क वाले जानवर प्रकार के फी को ठीक करना बेहद मुश्किल था। सी रैंक स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल बनने से पहले अगर लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के भीतर परमानंद की शुद्ध भूमि का उपयोग किया तो उसे इन पिल्लों को बचाने के लिए कई दिनों का उपयोग करना होगा। आरक्षित होने के लिए उसे कम से कम 2 पूरे दिन की आवश्यकता होगी। सी रैंक स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल बनने के बाद भी लिन युआन को अभी तक फे को बढ़ाने की अपनी क्षमता का पता नहीं था। हालांकि वह कल्पना कर सकता था कि वह निश्चित रूप से पहले की तुलना में कम समय बिताएगा। उस समय लिन युआन ने देखा कि चेंग रुई और शी ने हरकत शुरू कर दी थी। उन दोनों ने एक खास अनुपात का इस्तेमाल किया और क्रिस्टल टूल के भीतर आध्यात्मिक सामग्री के साथ एक मिश्रण बनाया। दोनों में ही कुशलता थी, लेकिन सूक्ष्म अंतर थे। लिन युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि शी की आध्यात्मिक सामग्री की तैयारी चेंग रुई की तुलना में तेज थी, लेकिन ये बहुत तेज नहीं थी। क्रिस्टल बोतल में लगातार अलग अलग तरह के आध्यात्मिक तत्व डाले गए। हर बार जब कोई नया आध्यात्मिक तत्व डाला जाता तो क्रिस्टल बोतल के अंदर मौजूद औषधीय द्रव में अलग अलग परिवर्तन होता। जब वे इसे बना रहे थे, लिन युआन देख सकता था कि हालांकि चेंग रुई और शी के पास एक ही आध्यात्मिक सामग्री थी, लेकिन उनके नुस्खे वास्तव में एक जैसे नहीं थे। रंग और बनावट से ही अंतर देखा जा सकता था। शी का मिश्रण एक औषधीय तरल पदार्थ था जो एम्बर रंग का था और शहद की तरह चिपचिपा था। चेंग रुई का मिश्रण गहरे हरे रंग का था और उसमें लगातार अपारदर्शी स्पिरिट तरल पदार्थ उबल रहा था। दोनों को यह मिश्रण तैयार करने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगा। लिन युआन ने ध्यान से देखा तो उसे इस बात का मोटा मोटा अंदाजा हो गया था कि क्रिएशन मास्टर्स कैसे काम करते हैं। आध्यात्मिक तत्वों के मिश्रण की तुलना में उसकी विधि अभी भी अधिक प्रत्यक्ष और सरल थी। हालांकि लिन युआन की सरल और प्रत्यक्ष विधि की दक्षता उसकी आत्मा क्यूई रैंक पर निर्भर करेगी। इसलिए लिन युआन को अपने क्रिएशन मास्टर की क्षमता को बढ़ाने के लिए केवल अपनी स्पिरिट क्यूई पेशेवर रैंक बढ़ाने की आवश्यकता थी। लिन युआन को अपनी स्पिरिट क्यूई पेशेवर रैंक बढ़ाने के लिए वह केवल अधिक फे विकसित करके ऐसा कर सकता था। नतीजतन लिन युआन के अपने स्पिरिट क्यूई पेशेवर रैंक और क्रिएशन मास्टर की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य एक ही मामले बन जाएंगे। चेंग रुई लगातार आध्यात्मिक सामग्री तैयार कर रहा था। मिश्रण तैयार करने के दौरान चेंग रुई ने अचानक क्रिस्टल टूल को मंच पर रख दिया और जब उसने देखा कि शीचा अभी भी आध्यात्मिक सामग्री तैयार कर रहा है तो उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। लिन युआन देख सकता था कि चेंग रुई उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर रहा था। आध्यात्मिक शक्ति का संचार करते समय चेंग रुई का चेहरा दर्द से भरा हुआ दिखाई दे रहा था क्योंकि वह लगभग विकृत हो गया था। कुछ देर बाद चेंग रुई की आस्तीन के नीचे की त्वचा पर एक बड़ा उभार दिखाई दिया और यह चेंग रुई के हुकोहू एक्यूपॉइंट 1 की ओर बढ़ रहा था। हुकोहू एक्यूपॉइंट पर उभार लगातार बड़ा होता जा रहा था, मानो कुछ बाहर निकल रहा हो। चेंग रुई ने एक घुरघुराहट की आवाज निकाली और एक 5-6 सेंटीमीटर की आकृति उभरी और यह एक छोटी रीढ़ की हड्डी की तरह थी। ये दर्जनों पैरों वाला एक कीट था। कोल्ड मून ने भौहें सिकुड़ी और एल्डर डू से ठंडी आवाज में पूछा, ये स्रोत प्रकार का जीवन रूप है स्पाइंगू 1? एल्डर डू ने जवाब में सिर हिलाया। लिन युआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शरीर से जो चीज़ उभरी है वह वास्तव में चेंग रुई का संकुचित स्रोत प्रकार का जीवन रूप है। ये स्रोत प्रकार का जीवन रूप ठेकेदार के शरीर में रहता था और जब उसे बुलाया जाता था तो ये ठेकेदार को बहुत दर्द पहुंचाता था। इस तरह के स्रोत प्रकार के जीवन रूप के साथ भी चेंग रुई ने प्रतियोगिता के दौरान इसे बुलाने का विकल्प चुना। इसका मतलब था कि वह इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा था। लेकिन अब स्थिति ये थी कि शीचा के पास केवल कुछ आध्यात्मिक सामग्रियां ही बची थीं जिनका उसे अभी उपयोग करना था, जिसका अर्थ था कि शीचा का बनाया हुआ आध्यात्मिक द्रव्य लगभग पूरा होने वाला था। इसके विपरीत चेंग रुई के पास अभी भी आधी आध्यात्मिक सामग्रियां थीं जिनका उसे उपयोग करना था। एल्डर डू ने नहीं सोचा था कि चेंग रुई वास्तव में स्रोत प्रकार के जीवन रूप स्पाइंगू को बुलाएगा। उसने आह भरी और कहा, चेंग रुई के दादा चेंग वू हैं और यह स्पाइंगू मास्टर चेंग वू की गोल्ड रिंग स्पाइंगू से अलग है। चेंग वू का नाम लेते समय एल्डर डू का व्यवहार अच्छा नहीं था। एल्डर डू की बातें सुनने के बाद लिन युआन को शायद ये पता न हो कि चेंग वू कौन था, लेकिन एल्डर डू क्लास 4 क्रिएशन मास्टर था और अगर वह चेंग वू को मास्टर कहकर संबोधित करता तो इसका मतलब था कि चेंग वू उन शीर्ष क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स में से एक था जो क्लास 5 क्रिएशन मास्टर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था। ऐसा लग रहा था जैसे चेंग रुई तीसरी पीढ़ी का एक शक्तिशाली वंशज था। कोल्ड मून ने अपनी गहरी आंखों से एल्डर डू को देखते हुए जवाब दिया और कहा, ऐसा लगता है कि चेंग वू ने वास्तव में आपकी रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में एक भूमिका निभाई है। ये बहुत बड़ा मामला है, लेकिन आपने इसकी घोषणा क्यों नहीं की? एल्डर डू ने तुरंत जवाब दिया, एल्डर चेंग हाल ही में रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में आए हैं।
हाल के समय में उनके पास उपाध्यक्ष बनने की कोई योजना नहीं है। जब एल्डर चेंग निर्णय लेंगे तो हम इसकी घोषणा करेंगे। कोल्ड मून को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि चेंग वू, जो एक शीर्ष श्रेणी 4 क्रिएशन मास्टर है, वास्तव में मानद एल्डर बनने के बजाय रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में उपाध्यक्ष की भूमिका निभाना पसंद करेगा। लेकिन थोड़ा चिंतन करने के बाद कोल्ड मून को समझ में आ गया, ये सच है। चूंकि वह पहले से ही जानता है कि उसके पास कक्षा 5 क्रिएशन मास्टर बनने का मौका नहीं है, इसलिए उसे चेंग परिवार की युवा पीढ़ी के लिए योजना बनानी चाहिए। लेकिन अगर यह चेंग रूई वास्तव में प्रतिभाशाली है तो चेंग वू चेंग रूई को स्रोत प्रकार के जीवन रूप स्पाइंग वू के साथ अनुबंध बनाने की अनुमति क्यों देगा? कोल्ड मून के शब्द स्पष्ट और ठंडे थे, लेकिन जब एल्डर डू ने उन्हें सुना तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव प्रकट हुआ और एक पल के लिए उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या कहें। लिन युआन को वास्तव में कोल्ड मून और एल्डर डू के बीच की बातचीत समझ में नहीं आई, लेकिन वह जानता था कि उसके लिए अचानक स्पष्टीकरण मांगना बेहद अनुचित होगा। किसने उम्मीद की होगी कि कोल्ड मून लिन युआन को देखेगा और पूछेगा, लिन युआन, क्या आप जानते हैं कि स्रोत प्रकार का जीवन रूप स्पाइंग वू क्या है? लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। कोल्ड मून लिन युआन की आंखों में उत्तर की इच्छा देख सकती थी, इसलिए उसने समझाया, स्पाइंग वू एक स्रोत प्रकार का जीवन रूप है और इसके साथ अनुबंध करने के बाद इसे अन्य फे की तरह आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में संग्रहित नहीं किया जाएगा। स्पाइंग वू ठेकेदार की रीढ़ की हड्डी के स्तंभ के भीतर रहेगा और रीढ़ के एक हिस्से को अपने घोंसले के रूप में खाली कर देगा। जो लोग स्पाइंग वू के साथ अनुबंध करते हैं वे अपनी जन्मजात जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए जो क्रिएशन मास्टर स्पाइंग वू के साथ अनुबंध करते हैं वे कभी भी कक्षा 5 तक नहीं पहुंच पाएंगे। लिन युआन हैरान था और उसे नहीं पता था कि स्पाइंग वू एक ऐसा स्रोत प्रकार का जीवन रूप था। लेकिन ये काफ़ी हद तक समझ में आने वाली बात थी, क्योंकि उसका रेड थॉर्न भी बहुत खास था। हालांकि रेड थॉर्न की खासियत ये थी कि अनुबंध बनाते समय उसे ताज़ा खून की ज़रूरत होती थी और यह किसी खास मॉडल का पालन नहीं करता था जिसके लिए ठेकेदार को विकास को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती थी। रेड थॉर्न की विशिष्टता ने लिन युआन को स्पाइंग वू जैसे विशेष स्रोत प्रकार के जीवन रूप के अस्तित्व को तुरंत स्वीकार करने की अनुमति दी। ये देखकर कि लिन युआन ने पहले ही उसकी जानकारी को पचा लिया था, कोल्ड मून ने बात करना जारी रखा, स्पाइंग वू ठेकेदार की जन्मजात जीवन शक्ति को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन क्रिएशन मास्टर्स के लिए वे सर्वोच्च खजाने हैं। स्पाइंग वू ठेकेदार द्वारा उपभोग की जाने वाली आध्यात्मिक सामग्री की भारी मात्रा को तेजी से संश्लेषित कर सकता है और शरीर के भीतर एक केंद्रित आध्यात्मिक द्रव बना सकता है। आध्यात्मिक सामग्री को गढ़ते समय स्पाइंग वू शरीर में जमा सभी आध्यात्मिक सामग्री को खा सकता है और उत्प्रेरित कर सकता है, जिससे आध्यात्मिक सामग्री के प्रभावों को सबसे बड़ी सीमा तक धकेला जा सकता है। हालांकि इसका एक नुकसान भी है। इस तरह से आध्यात्मिक तत्वों को मिलाने से स्पाइंग वू के शारीरिक तरल पदार्थ खत्म हो जाएंगे। मिश्रण तैयार करने के बाद ठेकेदार को बहुत सारी आध्यात्मिक सामग्री का सेवन करना होगा, अन्यथा स्पाइंग वू के पास पर्याप्त आध्यात्मिक तरल पदार्थ नहीं होंगे और वह रीढ़ की हड्डी के भीतर रीढ़ की हड्डी को खा जाएगा। कोल्ड मून ने अपने ठंडे और उदासीन व्यक्तित्व से छुटकारा पा लिया क्योंकि उसने लिन युआन को सारी जानकारी विस्तार से समझा दी। अंततः लिन युआन को पता चला कि स्पाइंग वू का क्या उपयोग है। हालांकि ये जानने के बाद लिन युआन की स्पाइंग वू के बारे में धारणा खराब हो गई। जब किसी फे को अनुबंधित किया जाता है तो फे को भागीदार होना चाहिए, स्पाइंग वू के विपरीत जो अनुबंधित व्यक्ति की रीढ़ को निवास के रूप में उपयोग करेगा। चील को खिलाने के लिए मांस काटना अच्छा हो सकता है, लेकिन यह एक मेमने का मांस काटना था। यदि कोई चील को खिलाने के लिए अपना मांस काट रहा था तो लिन युआन को लगा कि यह बहुत मूर्खतापूर्ण होगा। उस समय चेंग रूई ने स्पाइंग वू को आध्यात्मिक अवयवों को तेजी से खाने का आदेश दिया और इसने अचानक दक्षता बढ़ा दी। कुछ ही मिनटों में चेंग रूई पहले से ही शीचा की गति को पकड़ रहा था। जब चेंग रूई ने पहले स्पाइंग वू को बुलाया था और गुर्राया था तो शीचा पहले से ही चेंग रूई को असंतुष्टि से देख रहा था। जब वे आध्यात्मिक सामग्री तैयार कर रहे थे तो क्रिएशन मास्टर को परेशान करना एक बहुत बड़ी मनाही थी। जब प्रतियोगिता शुरू हुई थी तो कोल्ड मून ने पहले ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके मंच को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया था, क्योंकि उसे डर था कि कुछ या कोई व्यक्ति प्रतियोगिता को प्रभावित कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से चेंग रूई ने आध्यात्मिक घटक मिश्रण के दौरान अपने प्रतिद्वंद्वी को सार्वजनिक रूप से प्रभावित किया था। जैसे ही शीचा शिकायत करने वाली थी उसने देखा कि चेंग रूई स्पाइंग वू को बुला रहा है। फिर उसने असहाय होकर कहा, मैंने वास्तव में फे की सहायता लेने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जब तुमने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। शीचा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रसार भी किया और एक घड़े के पौधे जैसी परी को बुलाया। फिर शीचा ने गड़े हुए लेकिन शुद्ध नहीं किए गए आध्यात्मिक द्रव को पकड़ा और उसे घड़े के पौधे जैसी परी में डाल दिया। फिर उसने लगातार उस परी में आध्यात्मिक शक्ति डाली। क्रियाओं के एक क्रम के बाद चेंग रूई और शीचा ने लगभग एक ही समय पर स्पिरिट द्रव का मिश्रण तैयार कर लिया।
हालांकि चेंग रुई का बनाया गया स्पिरिट द्रव स्पाइंगू के पेट से बना था, जबकि शीचा का स्पिरिट द्रव पिचर प्लांट के शरीर से बना था। इसके बाद दोनों ने अपने अपने स्पिरिट द्रव को हिंसक रक्त आतंकित भेड़िया पिल्लों को पिला दिया, जिनके सिर गंभीर रूप से घायल थे। कुछ ही मिनटों में दोनों हिंसक रक्त आतंक भेड़िया पिल्लों का एक साथ इलाज किया गया। वे तुरंत बेहतर हो गए और चलने लगे। समय समय पर वे पिंजरे को काटने के लिए अपने नुकीले दांतों का इस्तेमाल करते थे। हिंसक रक्त आतंक भेड़िए पिल्ले के रूप में भी अत्यंत हिंसक थे। प्रतियोगिता के बाद ऐसा लग रहा था कि परिणाम बराबरी का होगा, लेकिन चेंग रुई ने पहले बोला, मैं इसलिए जीता क्योंकि मेरा हिंसक रक्त आतंक भेड़िया सिल्वर 3 से सिल्वर इव में अपग्रेड हो गया। चेंग रुई ने तुरंत डायमंड स्नैक प्रजाति के परी के बैंगनी लाल रक्त को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह सांप के खून की बोतल को छू पाता, एक मजाकिया आवाज़ गूंजी। क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ इसलिए जीत गए हैं क्योंकि आपने वायलेंट ब्लड टेरावुल्फ को सिल्वर 3 से सिल्वर इव में अपग्रेड किया है और उसका इलाज भी किया है? क्यों, क्या आपने नहीं देखा कि मेरे वायलेंट ब्लड टेरावुल्फ की गुणवत्ता भी एलीट से फ्लॉलेस में अपग्रेड हो गई है? बोलने के बाद शीचा ने कोल्ड मून को प्रणाम किया और फिर अपने कोने में लौट गई। शीचा के शब्दों ने चेंग रुई को चौंका दिया था, जिसका चेहरा सुअर के जिगर की तरह लाल हो गया था। एल्डर डू ऊपर जाकर चेंग रुई को सांत्वना देना चाहते थे, लेकिन लॉन्ग ताओ ने अप्रत्याशित रूप से जोरदार तालियां बजाईं और दिल खोलकर हंसे। वाकई रोमांचक। तालियों की गड़गड़ाहट से उत्तेजित होकर चेंग रुई की आंखें लाल हो गईं और उसने लॉन्ग ताओ को घूर कर देखा। लॉन्ग ताओ ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा और अपने जूतों पर जमी धूल को झाड़ने के लिए अपना पैर ऊपर उठाया। ऐसा लगा जैसे लॉन्ग ताओ ने चेंग रुई की घूरती नज़र को लापरवाही से हटा दिया हो। लॉन्ग ताओ, मैं कसम खाता हूं कि हम हमेशा शत्रुतापूर्ण संबंध में रहेंगे। लॉन्ग ताओ ने क्रोधित चेंग रुई की भी परवाह नहीं की और उन कठोर शब्दों को नज़रअंदाज कर दिया। जैसे ही चेंग रुई ने पलटी मारी, एक ऐसा दबाव आया कि उसकी हड्डियां जम गईं और वह वहीं जम गया। इससे चेंग रुई लड़खड़ा गया और वह जमीन पर घुटने टेकने वाला था। एल्डर डू जल्दी से चेंग रुई की मदद करने के लिए आगे बढ़े और कोल्ड मून से कहा, दूत कोल्ड मून, चेंग रुई रेडिएंट मून पैलेस में जानबूझकर अहंकारी नहीं बन रहा है। ये चेंग रुई की पहली यात्रा है और वह नियमों को नहीं जानता। क्या दूत कोल्ड मून कृपया उसे माफ़ करेंगे? कोल्ड मून की आभा तुरंत फूट पड़ी और उसने ठंडी आवाज़ में कहा, उसमें गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। रेडिएंट मून पैलेस में ऐसे धमकी भरे शब्द बोलने के लिए क्या तुम ही हो जिसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था? या फिर तुमने उसे यहाँ लाने से पहले रेडिएंट मून पैलेस के नियम नहीं सिखाए? एल्डर डू के सिर से ठंडा पसीना टपक रहा था। इस दशक के दौरान चंद्र महारानी एकांतवास में थी और 2 चंद्र दूत चुपचाप झुके हुए चंद्र पर्वत पर साधना कर रहे थे। इस प्रकार वे शायद ही कभी दुनिया में बाहर निकले। एल्डर डू दूत कोल्ड मून के स्वभाव के बारे में कैसे भूल सकते थे? रॉयल कैपिटल के एक कुलीन व्यक्ति मार्क्विस जिंग शी 15 साल पहले असहनीय रूप से अहंकारी थे और दूत कोल्ड मून के प्रति असम्मानजनक थे। उसने बस उनके पैर तोड़ दिए थे और तब से वे व्हीलचेयर पर बैठे हैं। उस रात मार्क्विस जिंग शी का निवास पूरी तरह से जम गया था। मार्क्विस निवास हॉल 2 हिस्सों में बंट गया था और किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ था। मार्क्विस जिंग शी की ताकत को देखते हुए, जो एक उच्च श्रेणी के राजा श्रेणी के विशेषज्ञ के रूप में है, उसके पैरों को अब तक ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने अब तक व्हीलचेयर से वापस खड़े होने की हिम्मत नहीं की। वह 15 साल से व्हीलचेयर पर बैठा था और ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि क्यों। समय रॉयल कैपिटल में मार्क्विस जिंग शी का बहुत प्रभाव था। राजा श्रेणी के बहुत से विशेषज्ञों को मार्क्विस जिंग शी से असफलता का सामना करना पड़ा था। डायमंड एक्स फैंटेसी 3, डेजर्ट मैड लॉयन और बूढ़े मार्क्विस के समर्थन के साथ उसी उम्र के कुछ ही लोगों ने उनका सामना करने की हिम्मत की। फिर भी जब असहनीय रूप से अहंकारी मार्क्विस जिंग शी ने एक भोज में कुछ शराब पी ली और दूत कोल्ड मून से अपमानजनक तरीके से बात की, तो उसने उसे सार्वजनिक रूप से भड़काना भी शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उसके दोनों पैर हड्डियों तक जम गए, लगभग टूटने लगे। ये वास्तव में दयनीय था। एल्डर डू ने तुरंत जवाब दिया, दूत कोल्ड मून, मैं उसे रेडिएंट मून पैलेस के नियम न सिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? ये चेंग रुई है जो मंदबुद्धि है और उसने उन्हें अच्छी तरह से नहीं सीखा। मैं चेंग रुई को वापस लाकर उसे कठोर सबक सिखाऊंगा और उसे रेडिएंट मून पैलेस के नियम अच्छी तरह से सिखाऊंगा। जब एल्डर डू बोल रहे थे तो उनकी पीठ पहले से ही ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। क्लास 4 क्रिएशन मास्टर के रूप में एल्डर डू का मानना था कि उन्हें अन्य क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स के बीच उत्कृष्ट माना जाता था। हालांकि क्लास 4 क्रिएशन मास्टर के शिखर तक पहुंचने से पहले उन्हें अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। जहां तक क्लास 5 क्रिएशन मास्टर की बात है, एल्डर डू ने क्लास 4 क्रिएशन मास्टर के नज़रिए से उस स्तर के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। राजा श्रेणी के विशेषज्ञों के बीच भी उसकी युद्ध क्षमता उसकी खुद की क्रिएशन मास्टर क्षमता से कहीं कमतर थी। वह बमुश्किल राजा श्रेणी का विशेषज्ञ था और रेडिएंट मून पैलेस में उसकी हैसियत नगण्य थी।
अगर उसने कुछ गलत कहा तो वह बंद हो सकता था, और एक मौका था कि उसे लीनिंग मून माउंटेन से भी नहीं फेंका जा सकता था। कोल्ड मून पिछले 1 दर्जन वर्षों से शायद ही कभी बाहर निकली हो, लेकिन मार्क्विस जिंगशी की घटना के कारण आयरनमैन ट्रायथलॉन का उनका खिताब अभी भी कई लोगों की यादों में अंकित है। आयरनमैन ट्रायथलॉन का मतलब कोल्ड मून की खेल क्षमता से नहीं था। यह उनके मामलों को संभालने के तरीके से था, लोहे की कलाई, लोहे की मुट्ठी और लोहे का दिल। कोल्ड मून की हड्डियां कंपाने वाली आभा कम नहीं हुई, और अचानक उसकी आंखें ऐसी दिखी जैसे कि उनमें बर्फ के 2 भंवर हों। एक पल में एल्डर डू को लगा जैसे कि उसे किसी विशाल ग्लेशियर के नीचे दफनाया जा रहा है। एल्डर डू पहले चेंग रुई का समर्थन करने में सक्षम था, लेकिन अब एल्डर डू भी अस्थिर हो रहा था। चेंग रुई की आंखों में खून का रंग पहले ही बिखर चुका था, और एल्डर डू को कांपते हुए देखकर उसे अचानक लगा कि वह अपनी बुद्धि के अंत पर है और उसने सारा भरोसा खो दिया है। जब चेंग रुई घबरा गया तो उसने रोते हुए स्वर में चिल्लाया, मेरे दादा चेंग वू हैं, एक शिखर वर्ग 4 क्रिएशन मास्टर। चेंग रुई बहुत जोर से चिल्लाया, मानो वह खुद को कुछ साहस देने के लिए चिल्लाने की कोशिश कर रहा हो। जब कोल्ड मून ने यह कथन सुना तो उसके भावशून्य चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई और तुरंत ही बर्फ की चमक फूट पड़ी। जैसे ही चेंग रुई ने चिल्लाकर बताया कि उसके दादा का नाम चेंग वू है, एल्डर डू को पता चल गया कि चीजें अच्छी तरह से समाप्त नहीं होने वाली हैं। रेडिएंट मून पैलेस में आपके दादाजी एक शिखर वर्ग 4 क्रिएशन मास्टर हैं। भले ही क्लास 5 क्रिएशन मास्टर्स, बांस सम्राट और शेफ सुप्रीम यहाँ थे, कोल्ड मून इस मामले को इतनी आसानी से शांत नहीं होने देगा। चंद्र साम्राज्य हमेशा से ही प्रमुख रही हैं, और 2 चंद्रदूत चंद्र साम्राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिखर वर्ग 4 सृजन मास्टर्स अभी भी वर्ग 4 सृजन मास्टर्स ही थे। आखिरकार वर्ग 4 और वर्ग 5 सृजन मास्टर्स के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक खाई की तरह था। क्लास 4 क्रिएशन मास्टर की सीमा एक फी को फैंटेसी वी तक पोषित करना था, जबकि क्लास 5 क्रिएशन मास्टर्स मिथकों में चढ़ने के लिए योग्य थे। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए लिन युआन को लगा जैसे उसका दिल भी रुक गया है। कोल्ड मून की आभा भले ही उस पर लक्षित न हो, लेकिन वह अभी भी अपनी आत्मा के भीतर दबाव महसूस कर सकता था। यह एक ऐसा दबाव था जैसे कोई बादलों से नीचे देख रहा हो। यह एक ऐसा एहसास था जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था। चेंग रुई की क्रिएशन मास्टर क्षमताओं को असाधारण माना जाता था, खासकर स्पाइंग गु के उनके उपयोग पर। वह मूल रूप से क्लास 3 क्रिएशन मास्टर के मानक पर था। वर्तमान लिन युआन के लिए चेंग रुई को एक दुर्जय दुश्मन माना जाता था, लेकिन चेंग रुई के पिछले प्रदर्शन को देखने के बाद लिन युआन ने चेंग रुई को अब एक दुर्जय दुश्मन के रूप में नहीं माना। अचानक कोल्ड मून ने लिन युआन की ओर देखा और पूछा, मुझे बताओ, असभ्य व्यक्तियों को कैसे दंडित किया जाना चाहिए। लिन युआन ने सबसे पहले एल्डर डू को देखा, जो ठंडे पसीने से लथपथ था। यह अज्ञात था कि लिन युआन को ऐसा क्यों लगा जैसे कि वह एल्डर डू के पीछे एल्डरनिंग की परछाई देख सकता है। वे सभी क्रिएशन मास्टर्स थे जो रेडियंस फेडरेशन को फे को बढ़ाने और बचाने में मदद कर रहे थे, ताकि स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को उनके फे की सीमाओं की सफलता में मदद मिल सके। कोल्ड मून के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि अगर एल्डर डू और चेंग रुई ने एक निश्चित कीमत नहीं चुकाई होती तो वे बचकर नहीं निकल पाते। जब लिन युआन ने कोल्ड मून को देखा तो उसे एहसास हुआ कि कोल्ड मून उसे बहुत गंभीरता से देख रहा था। अब तक लिन युआन को अभी भी नहीं पता था कि क्या कहना है। हालांकि वह नहीं चाहता था कि एल्डर डू सिर्फ कुछ बयानों की वजह से इस जगह पर मर जाए। चूंकि कोल्ड मून ने उससे पूछा था, इसलिए लिन युआन ने अपने दिल की बात मानी और कहा, एक असभ्य व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन असभ्य शब्दों के लिए एक कारण है। एल्डर डू ने चेंग रुई की रक्षा के लिए ऐसा किया, इसलिए उनका इरादा युवा पीढ़ी की रक्षा करना है। कोल्ड मून की आभा ने अचानक जोर से दबाव डाला, जिससे लिन युआन को वह दबाव महसूस हुआ जो एल्डर डू और चेंग रुई पहले महसूस कर रहे थे। लिन युआन के माथे पर पहले से ही पसीना आना शुरू हो गया था। हालांकि उसकी 3 इच्छाशक्ति रूनों के कारण उन्होंने न केवल उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाया, बल्कि उन्होंने लिन युआन की आध्यात्मिक रक्षा को भी एक हद तक मजबूत किया। वह दुखी नहीं दिख रहा था। जब कोल्ड मून ने यह देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। कोल्ड मून बोला, क्या तुम्हारा मतलब है कि यह सब चेंग रुई की गलती है और उसे सजा देना ही काफ़ी है? चूंकि लिन युआन पहले ही बोल चुका था, उसने कोल्ड मून के सवाल के जवाब में अपना सिर हिला दिया। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते समय मैं कभी नहीं देखूंगा कि उसकी योग्यता उसे कितनी ऊंचाई पर ले जा सकती है। इसके बजाय मैं देखूंगा कि उसकी गलतियां उसे कितना नीचे गिरा सकती हैं। चेंग रुई के शब्दों ने उसके बगल वाले व्यक्ति और उसके परिवार के बुजुर्गों को फंसा दिया है। लौटने के बाद उसके लिए बहुत सारी सजाएं इंतजार कर रही होंगी। ऐसे में आप एल्डर डू को चेंग रुई को कुछ शिक्षाएं देने और चेंग रुई के बुजुर्गों को आज उसके गलत कामों के बारे में बताने की अनुमति क्यों नहीं देते? लिन युआन फिर से बोलने से पहले 3 सेकंड के लिए चुप रहा। क्रिएशन मास्टर्स रेडियंस फेडरेशन में अनमोल संसाधन हैं।
भले ही उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें अधिक फेस को ठीक करने के लिए कहकर दंडित किया जाना चाहिए। लिन युआन के बोलने के बाद उसने महसूस किया कि कोल्ड मून की आभा अचानक वापस चली गई है। जब उसने फिर से कोल्ड मून की ओर देखा तो उसने पाया कि कोल्ड मून की आंखें पहले से ही बदल चुकी थीं। वह अब उसे स्वीकृति और करुणा से देख रही थी। कोल्ड मून ने लिन युआन की ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में इतना दयालु होगा। वह सभी तरह के कारण खोज रहा है और उम्मीद कर रहा है कि मैं बहुत कठोर नहीं होऊंगा। अंत में लिन युआन के सभी कारण रेडियंस फेडरेशन के विचार में हैं। लिन युआन की जानकारी से कोल्ड मून को लगा कि लिन युआन एक ऐसा युवा होना चाहिए जिसे मूल रूप से रेडियंस फेडरेशन से कोई लाभ नहीं मिला हो। जब वह हताशा में था तब भी प्रकाश की तलाश करने की उसकी क्षमता वास्तव में एक ऐसी गुणवत्ता थी जो बहुत दुर्लभ और कीमती थी। जब कोल्ड मून ने लिन युआन से यह सवाल पूछा तो वह उसका परीक्षण करना चाहती थी और देखना चाहती थी कि लिन युआन इसका क्या जवाब देता है। इस सवाल का कोई मॉडल उत्तर नहीं था। फिर भी लिन युआन के जवाब ने कोल्ड मून को सुखद आश्चर्य दिया। जब कोल्ड मून ने अपनी आभा वापस ले ली तो एल्डर डू ने चेंग रुई को खींच लिया और लिन युआन को धन्यवाद दिया। लेकिन जब चेंग रुई ने धन्यवाद देने के लिए सिर झुकाया तो उसकी आंखों का डर पहले ही खत्म हो चुका था और वे अब पहले से भी ज्यादा लाल हो गई थीं। उसकी आंखों में आक्रोश की एक कड़वी झलक छिपी थी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मून ने एल्डर डू की परवाह नहीं की, जिन्होंने लिन युआन को धन्यवाद देने के लिए झुककर तुरंत मंच पर चले गए। फिर उन्होंने एल्डर मेंग से कहा, जो शो देख रहे थे, आप मून एम्प्रेस से उपहार प्राप्त करने के बाद वापस आ सकते हैं। 3 दिन बाद मैं एल्डर मेंग को सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत की 20 बूंदें और दूंगी। आखिरकार एल्डर मेंग को रेडियंट मून पैलेस में एक नाटक देखने के लिए मजबूर किया गया है। एल्डर मेंग ने जल्दी से कोल्ड मून को प्रणाम किया। एल्डर डू के साथ पहले की स्थिति ने एल्डर मेंग को वास्तव में चौंका दिया था और अगर वह बारी से बाहर बोलते तो उन्हें भी यही हश्र भुगतना पड़ता। हालांकि सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत की अतिरिक्त 20 बूंदों ने एल्डर मेंग को इतना खुश कर दिया कि वह अपना मुंह नहीं ढक सके। दूध कोल्ड मून, फिर मैं लॉन्ग ताओ को वापस लाऊंगा। एल्डर मेंग समझ सकता था कि क्या हो रहा था। लिन युआन के प्रति कोल्ड मून के रवैये को देखकर ही उसे पता चल गया था कि लॉन्ग ताओ और चेंग रुई यहाँ सिर्फ दिखावा करने आए हैं। हालांकि इस यात्रा के उपहार एल्डर मेंग की निराशा की भरपाई करने के लिए पहले से ही पर्याप्त थे। जब एल्डर मेंग लॉन्ग ताओ को वापस ले जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने मुड़कर देखा कि लॉन्ग ताओ लिन युआन के साथ खड़ा था। मेरी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, अन्यथा मैं खुद का मजाक बना लेता। लिन युआन खिलखिलाकर हंसा और बोला, ये तो बस एक छोटी सी बात है। लिन युआन की मुस्कान सुनने और देखने के बाद लॉन्ग ताओ को पता नहीं क्यों हंसी आ गई। अगर भाई युआन शाही राजधानी में भोजन करने जा रहे हैं तो मुझे पीने के लिए जरूर बुलाना। इसके बाद एल्डर मेंग लॉन्ग ताओ के साथ लीनिंग मून माउंटेन से चले गए। एल्डर डू ने तुरंत कोल्ड मून से फिर से माफी मांगी, इससे पहले कि वह अप्रिय मनोदशा में चेंग रुई को लीनिंग मून पर्वत से दूर ले जाता। पहाड़ से नीचे उतरते समय एल्डर डू ने बीच में ही रुककर फिर से नीचे उतरना शुरू कर दिया। एल्डर डू के पास एल्डर मेंग से मिलने का समय नहीं था, जिन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। रेडियंट मून पैलेस में कोल्ड मून और लिन युआन के अलावा केवल 4 चाय परिचारक जो लिन युआन और लिंग जियो को उत्सुकता से देख रहे थे बचे थे। लिंग जियाओ वहां खड़ी हो सकती है और शांत आंखों से लिन युआन को देख सकती है, लेकिन उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। वह स्वाभाविक रूप से देख सकती थी कि कोल्ड मून और मिस्टिक मून लिन युआन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वह ये भी देख सकती थी कि कोल्ड मून लिन युआन के प्रति कितना सुरक्षात्मक था। इसलिए लिन युआन के मून एम्प्रेस के शिष्य के रूप में चुने जाने की संभावना पहले से ही 70% थी। कोल्ड मून लिन युआन की ओर चला गया और बोला, आज की 2 प्रतियोगिताएं मून एम्प्रेस द्वारा आयोजित की गई थीं। वह चाहती थी कि आप रेडियंस जनरेशन की युवा पीढ़ी के शिखर मानक को देखें, चाहे वह क्रिएशन मास्टर क्षमता में हो या स्पिरिट क्यूई पेशेवर क्षमता में। खुद आंतरिक महल की ओर चलें। दालान से चलने के बाद आप आंतरिक महल में पहुंच जाएंगे। मून एम्प्रेस वहां आपका इंतजार कर रही हैं। लिन युआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये 2 रोमांचक मुकाबले वास्तव में उसके लिए तैयार किए गए थे। पहले तो लिन युआन हैरान था कि उसे किसी भी प्रतियोगिता से गुजरने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, लेकिन दोनों मुकाबलों को देखने और उनके मानकों को समझने के बाद लिन युआन को पता चला कि उसकी ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं थी। दालान में चलते समय लिन युआन को आशंका हो रही थी। वह रेडियंस फेडरेशन के 3 क्लास 5 क्रिएशन मास्टर्स में से एक मून एम्प्रेस से मिलने वाला था। अतीत में लिन युआन ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह इस युग के एक शीर्ष विशेषज्ञ के साथ इतना करीबी संपर्क बना सकता है। लिन युआन बहुत होशियार था। जब वह मिस्टिक मून के साथ लीनिंग मून माउंटेन पर चढ़ रहा था तो वह एल्डर मेंग, एल्डर डू और लिंग जियाओ के बीच बातचीत पर ध्यान दे रहा था। उसने पाया था कि इस जगह पर आने का उद्देश्य मून महारानी का शिष्य बनना हो सकता है, और यह वह बड़ा लाभ था जिससे एल्डर निंग ईर्ष्या कर रहा था।
ये सोचकर लिन युआन और भी घबरा गया। लिन युआन को पता नहीं था कि एक और व्यक्ति उससे भी ज्यादा परेशान था। भीतरी महल में एक महिला थी जो कमल की झील के किनारे एक रैक पर ब्रोकेड के बक्से सजा रही थी और कुछ बुदा रही थी। 96 97 98 99 100 100 उपहार पर्याप्त होने चाहिए। मैं भी नहीं जानती कि गुरु कैसे बनना है। क्या किसी अनमोल शिष्य को पहली मुलाकात में सिर्फ 100 उपहार देना बहुत कंजूसी होगी। चांद के रंग के वस्त्र पहने महिला अपनी थोड़ी पकड़े हुए रैक पर रखे ब्रोकेड के बक्सों को देख रही थी। वह निश्चित थी कि क्या उसे और कीमती खजाने निकालने चाहिए। अगर कोई और बगल से देख रहा होता तो कोल्ड मून और मिस्टिक मून भी चौंक जाते। क्या ये वही मून एम्प्रेस थी जो हमेशा अकेले चांद की तरह शांत रहती थी? खजाने के 100 बक्से पूरे रेडियंस फेडरेशन को चौंका देने के लिए काफ़ी थे, तो कौन वास्तव में इसे कंजूस समझेगा? चंद्र महारानी ने ब्रोकेड के बक्सों को देखा और वह उस दृश्य को याद किए बिना नहीं रह सकी जब वह छोटी थी और अपने स्वामी के साथ थी। याद करते हुए चंद्र महारानी इतनी क्रोधित हुई कि उसके दांतों की जड़ें दुखने लगीं। क्रिएशन मास्टर पेशे के बारे में मुझे ज्ञान देने के अलावा वह बूढ़ा कमीना मुझे हर तरह की खतरनाक जगहों पर ले जाता था और हमेशा बहुत ही खूंखार रहता था। लेकिन जब मैं क्लास 3 क्रिएशन मास्टर बन गया तो वह बूढ़ा कमीना वास्तव में मर गया। यह एक दर्दनाक याद थी जो चंद्र महारानी के दिल में बस गई थी। इतने सालों के बाद उसने दर्द को दूर कर दिया था और अब ये तड़प में बदल गया था। चंद्र महारानी का कभी कोई शिष्य नहीं रहा, इसलिए अब जब वह किसी शिष्य को स्वीकार करने जा रही थी तो वह थोड़ी असहज थी। हालांकि अपने दिवंगत गुरु के शिक्षण के तरीके को याद करने के बाद उसने फैसला किया कि वह अपने शिष्य को लाड़ प्यार करेगी। जिस क्षण से चंद्र महारानी ने एक शिष्य को स्वीकार करने का फैसला किया था, वह पहले से ही खुद को गुरु के रूप में एक और दर्जा देने के लिए तैयार थी। इसलिए जब लिन युआन प्रकट हुआ और उसे लिन युआन के इतिहास के बारे में पता चला तो उसने इसका उल्लेख नहीं किया होगा, लेकिन उसके दिल में पहले से ही योजनाएं थीं। इस विचार के साथ और चूंकि लिन युआन झुकते हुए चांद पर्वत पर पहुंच गया था, इसलिए चांद महारानी ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके लिन युआन द्वारा कही गई और की गई हर बात को महसूस किया। वह उस क्षण तक बहुत संतुष्ट थी जब तक कि कोल्ड मून ने लिन युआन का परीक्षण नहीं किया। जब लिन युआन ने एल्डर डू और चेंग रूई के बचाव में बात की तो चांद महारानी को लिन युआन की गहरी छाप मिली। इसने चांद महारानी को लिन युआन के बारे में और अधिक ठोस छाप बनाने की अनुमति दी। मूल रूप से चंद्र महारानी लिन युआन का परीक्षण करने की योजना बना रही थी, लेकिन अब वह इस बात पर विचार करने में व्यस्त थी कि अपने शिष्य को कैसे लाड़ प्यार किया जाए। जब लिन युआन के कदम करीब आए तो चंद्र महारानी ने उन्हें स्पष्ट रूप से सुना। उसने एक गहरी सांस ली और अपने सामान्य रवैये पर वापस आ गई। जब लिन युआन आंतरिक महल में पहुंचा तो वह दृश्य देखकर चौंक गया। इसे सिर्फ आलीशान नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह कीमती सजावट के कारण नहीं था। यह इस जगह के भीतर शक्तिशाली और दुर्लभ परियों की संख्या के कारण था। भीतरी महल बिल्कुल अमरलोक जैसा था। विशाल कमल झील में कमल के फूलों की दर्जनों प्रजातियां थीं जिनके नाम वह नहीं जानता था, लेकिन ट्रू डेटा का उपयोग करके जांच करने के बाद कोई भी कमल का फूल हीरे के ग्रेड से कम नहीं था। हालांकि इससे पहले कि लिन युआन इस जानकारी को समझ पाता, वह चांद के रंग के वस्त्र पहने एक व्यक्ति की ओर आकर्षित हो गया। लिन युआन को समझ नहीं आया कि उसे उससे कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन चांद महारानी आगे बढ़ी और पूछा, क्या तुम मेरी शिष्या बनने के लिए कुछ चाहती हो? चंद्र महारानी यह सोच रही थी कि कैसे वह अपने दृष्टिकोण में अधिक विनम्र बने, लेकिन बोलते समय उन्होंने तुरंत कोई भी अनुरोध करने को कहा। बोलने के बाद चंद्र महारानी को अफसोस हुआ। क्या ये बहुत स्पष्ट लगता है कि मैं उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ? लिन युआन ने नहीं सोचा था कि कक्षा 5 की सृजन गुरु चंद्र महारानी वास्तव में अपने पहले कथन के लिए ऐसा प्रश्न पूछेगी। हालांकि जब लिन युआन वहां जा रहा था तो उसने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। भले ही वह चंद्र महारानी का शिष्य बनना चाहता था, लेकिन उसे अपने दम पर और दृढ़ संकल्प के साथ विशेषज्ञ बनने के मार्ग पर चलना था। चंद्र महारानी, मुझे आपका शिष्य बनने की कोई इच्छा नहीं है। हालांकि मैं चाहता हूं कि मैं अपने परिश्रम पर भरोसा करके अपने मार्ग पर चल सकूं। इन शब्दों ने चंद्र महारानी को तुरंत चौंका दिया। अगर ऐसा है तो क्या मैंने ये 100 अनमोल खजाने बिना किसी खर्च के नहीं बनाए? मेरा शिष्य इतना विचारशील क्यों है? युआन कुर्सी पर बैठ गया, उसे चक्कर आ रहा था। हालांकि उसने जल्दी से अपने मन में चल रहे विचारों को सुलझा लिया। चंद्र महारानी से बात करते समय लिन युआन शुरू में बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसे एक सूक्ष्म अनुभूति हुई कि वह उससे भी ज्यादा घबराई हुई थी। कुछ बेकार की बातचीत के बाद चंद्र महारानी ने शिष्य को स्वीकार करने की बात का जिक्र नहीं किया। बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए चंद्र महारानी ने लिन युआन को दीप्तिमान चंद्र महल के आंतरिक महल के अंदर मंडप में रहने की व्यवस्था की। जब लिन युआन इस कमरे की साज सज्जा को देख रहा था तो एक ऑर्किड से हल्की सी खुशबू आने लगी। ऑर्किड की पत्तियां हरी भरी थीं और डंठल सीधा था।
हरी भरी पत्तियों के बीच एक बेदाग सफ़ेद फूल खिल रहा था। इसे देखने मात्र से ही व्यक्ति में स्फूर्ति आ जाती थी। अगर चंद्र महारानी ने कहा कि वह लिन युआन को शिष्य बनाना चाहती है तो उसे लगा कि यह अचानक हुआ है और वह मानसिक रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अगर चंद्र महारानी वास्तव में किसी शिष्य को स्वीकार कर रही होती तो कोई भी मना नहीं करता। लेकिन लिन युआन अलग था। बचपन से ही लिन युआन के सामने बहुत सी बाधाएं थीं। अब तक चू सी के अलावा लिन युआन की एकमात्र बाधा लियू जी थी, जिसे उसने हाल ही में एक अनुचर के रूप में स्वीकार किया था। प्राचीन काल से ही एक बार गुरु बनने के बाद हमेशा पिता ही माना जाता रहा है। गुरु शब्द अपने आप में एक गहरी बाध्यता रखता था। यह एक ऐसा रिश्ता था जिसे रिश्तेदारी जितना ही करीबी माना जा सकता था। गुरु और शिष्य के बीच स्नेह बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन अब लिन युआन को चंद्र महारानी के प्रति ज्यादा स्नेह नहीं था। सबसे अच्छा ये सम्मान होगा। इसलिए अगर लिन युआन को चंद्र महारानी को अपना गुरु कहना पड़ा तो वह वास्तव में नहीं जानता था कि इससे कैसे निपटना है। जब लिन युआन चिंतन में था, चंद्र महारानी कमल झील के पानी को धीरे धीरे घुमा रही थीं। उस समय कमल के पत्ते के नीचे से बड़ी मछलियां निकलीं, जिनकी लंबाई आधे मीटर थी। वे पानी में खिले हुए चपरासी की तरह दिख रही थीं। उनकी पूंछ ऐसी पोशाक की तरह थी जो परतों में बंधी हुई थी और सुंदरता और भव्यता से भरी हुई थी। अगर लिन युआन ने इन मछलियों को देखा तो वह निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएगा, क्योंकि वे सभी स्पिरिट साइफन गोल्डफिश थीं। कमल झील में ये स्पिरिट साइफन गोल्डफिश पहले से ही प्लेटिनम ग्रेड तक विकसित हो चुकी थीं। चंद्र महारानी इस समय अपनी उंगलियों से पानी में घूम रही थीं और लहरें पैदा कर रही थीं। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश चंद्र महारानी के करीब आ गई थी। जब वह पानी में घूम रही थी तो वह लिन युआन के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोच रही थी। चंद्र महारानी लिन युआन से बहुत संतुष्ट थीं और उसकी प्रशंसा करती थीं। लिन युआन के बड़े होने के अनुभवों के बारे में जानने के बाद वह वास्तव में उसके प्रति कोमल स्नेह से भर गई थीं। हालांकि वह भी जानती थी कि उसने एक शिष्य की स्वीकृति को बहुत सरलता से लिया था। चंद्र महारानी हमेशा प्रभावशाली रहती थीं और सभी मामलों को अत्यंत सरलता से निपटाती थीं, लेकिन आज की बातचीत के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि एक शिष्य की स्वीकृति उतनी आसान नहीं थी जितना कि एक सृजन मास्टर द्वारा एक परी का विकास करना। चंद्र महारानी को लिन युआन से पूछा गया अपना आकस्मिक प्रश्न याद आया, गुरु और शिष्य के बीच सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गुरु और शिष्य के बीच स्नेह सबसे महत्वपूर्ण है। लिन युआन के उत्तर ने चंद्र महारानी को ध्यानपूर्वक सोचने पर मजबूर कर दिया। मूल रूप से चंद्र महारानी आज लिन युआन को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की योजना बना रही थी, लेकिन अब उन्हें नहीं लगता था कि यह अब इतना जरूरी है। चूंकि गुरु और शिष्य के बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज स्नेह था, यह ऐसी चीज थी जिसे समय के साथ संचित किया जाना था और धीरे धीरे बनाया जाना था। उसी समय चंद्र महारानी ने पदचाप सुनी। कोल्ड मून भीतरी महल में चली गई और उसने चंद्र महारानी को देखा जो कमल झील के पानी को घुमा रही थी और कुछ सोच रही थी। उसी समय उसने लिन युआन को नहीं देखा। कोल्ड मून ने मन ही मन सोचा, क्या चंद्रमा महारानी लिन युआन से संतुष्ट नहीं है? जैसे ही शीत चंद्रमा चंद्र महारानी के विचारों का अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थी, उसने चंद्र महारानी को धीरे से पूछते हुए सुना, शीत चंद्रमा, क्या आपको लगता है कि लंबे समय तक एक उच्च स्थान पर खड़े होने के बाद हमें एक साधारण व्यक्ति के कौन से समस्याओं पर विचार करना सीखना चाहिए? मून एम्प्रेस के सवाल के कारण कोल्ड मून के चेहरे पर हमेशा की तरह ठंडे भाव की जगह आश्चर्य ने ले ली। कोल्ड मून ने गहराई से सोचा और जवाब दिया, मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है तो उसे समस्याओं पर विशेषज्ञ के नजरिए से विचार करना चाहिए। कोल्ड मून का उत्तर वही था जो चंद्र महारानी सोच रही थी। किसी व्यक्ति को विशेषज्ञ बनने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, बाधाओं को पार करना पड़ता है, साथ ही उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ साथ उसे लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस दुनिया में विशेषज्ञ विशेष अधिकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एक साधारण व्यक्ति की तरह मामलों पर विचार करने के लिए अपनी स्थिति क्यों कम करेंगे? क्या मामलों पर एक विशेषज्ञ के रूप में सरल और अधिक प्रत्यक्ष तरीके से विचार करना बेहतर नहीं था? चंद्र महारानी खड़ी हो गईं और कमल झील का सारा पानी उनके सफ़ेद जैद हाथों से फिसलकर वापस झील में चला गया। कोल्ड मून ने देखा कि चंद्र महारानी अपना सिर हिला रही थीं और मुस्कुरा रही थीं। आपके आदर्श सही भी हैं और गलत भी। कोल्ड मून, मेरे लिए आध्यात्मिक सामग्री की रेसिपी बुक लाओ। चूंकि शिष्य को स्वीकार करने के लिए स्नेह की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं सबसे सरल कार्य से शुरुआत करूंगी। कोल्ड मून का मुंह इतना खुल गया कि वह वास्तव में एक अंडा निगल सकती थी। क्या मैंने गलत सुना? चंद्र महारानी वास्तव में भोजन पकाने जा रही हैं और यह उनके और लिन युआन के बीच गुरु शिष्य संबंध के स्नेह को पोषित करने के लिए है। चंद्र महारानी ने पहले कब भोजन बनाया है? ये बस बहुत ही अवास्तविक है। यह असंभव था कि चंद्र महारानी लिन युआन से असंतुष्ट थीं, वह लिन युआन से बहुत संतुष्ट थीं। हालांकि कोल्ड मून को समझ में नहीं आया कि शिष्य को स्वीकार करना इतना जटिल क्यों था।
क्या चंद्र महारानी का सिर्फ एक बयान ही पर्याप्त नहीं था? जब लिन युआन कमरे में इतना संकोची होकर बहुत ऊब गया था, तो उसने अपने मंडप के बाहर से दो स्पष्ट और अलग अलग आवाज़ें सुनी। भगवान लिन युआन, हम यहाँ चंद्र महारानी के आदेश पर आपके लिए कपड़े बदलने और मंडप के स्नान के लिए गर्म पानी तैयार करने के लिए आए हैं। दरवाजे के बाहर आवाज़ें सुनने के बाद लिन युआन ने उन दोनों को अंदर आने दिया। वे दो युवा लड़कियां थीं जो उसकी ही उम्र की थीं, जिनकी आंखें चमकीली और दांत सफ़ेद थे। वे दोनों हल्के पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थीं। हालांकि ये स्पष्ट था कि उनमें से एक का मेकअप बहुत बढ़िया था जबकि दूसरे का ज़्यादा मेकअप नहीं था। मंडप का स्नानघर भूमिगत गर्म पानी के झरने से जुड़ा हुआ था। आम दिनों में झरने का मुंह बंद कर दिया जाता था। जब इसका इस्तेमाल करने का समय आता था तो झरने का मुंह खोल दिया जाता था और झरने का पानी एकदम सही 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बहता था। तैयारियों के बाद शानदार मेकअप वाली युवा लड़की ने लिन युआन को चमकती आंखों से देखा और उसे स्पिरिट क्यूई कपड़े सौंप दिए। भगवान लिन युआन, क्या आपको नहाने और अपने कपड़े बदलने में मेरी मदद की ज़रूरत है? उसने धीरे से पूछा। लिन युआन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ये खुद कर सकता हूँ। शानदार मेकअप वाली युवा लड़की निराश दिख रही थी। तो अब हम यहाँ से चले जाएं, लॉर्ड लिन युआन। दोनों युवा लड़कियां मंडप की ओर गईं और कुछ साधारण साफ सफाई की। लिन युआन ने देखा कि सुंदर मेकअप वाली युवा लड़की उसके बगल में खड़ी थी और बातचीत का विषय खोलने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर बिना मेकअप वाली युवा लड़की सारा काम कर रही थी और वह स्पष्ट रूप से झरने के मुंह पर प्रतिबंध हटाने के बाद थक गई थी। इन दोनों युवतियों ने हल्के पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। इससे पहले चंद्र महारानी ने लिन युआन को लीनिंग मून माउंटेन विभागों का एक सरल परिचय दिया था। हल्के पीले रंग के वस्त्र पहने ये युवा लड़कियां रेडियंट मून पैलेस की आत्मा परिचारिकाओं का हिस्सा होनी चाहिए। ये आत्मा परिचारिकाएं क्रिएशन मास्टर्स की युवा पीढ़ी के बीच काफ़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति थीं और वे सभी युवा महिलाएं थीं। इन आत्मा सेवकों का दर्जा बराबर होना चाहिए, लेकिन ये स्पष्ट था कि एक दूसरे को धमका रहा था। भले ही यह कारण था, लिन युआन हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। आखिरकार मनुष्यों के साथ कोई भी जगह एक कठोर दुनिया होगी। कठोर दुनिया में ये कहना मुश्किल था कि किसी के पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम होना व्यक्ति की अपनी क्षमता पर निर्भर होगा। अगर कोई सक्षम है तो अच्छा करना स्वाभाविक रूप से आसान है, लेकिन अगर कोई सक्षम नहीं है तो खराब प्रदर्शन करना स्वाभाविक है। हालांकि जिन लोगों को आत्मा परिचारक के रूप में चुना जा सकता था वे निश्चित रूप से महान प्रतिभा वाले लोग थे। फिर भी ये स्थिति वास्तव में कुछ ऐसी थी जिसकी लिन युआन ने उम्मीद नहीं की थी। लिन युआन अभी गर्म पानी के झरने में स्नान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह मंडप की खिड़की के पास खड़ा हो गया। मंडप की खिड़की खुली हुई थी और आसमान पहले से ही अंधेरा हो रहा था क्योंकि नया चांद धीरे धीरे उग रहा था। लिन युआन ने कभी नहीं सोचा था कि खिड़की के पास ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। मंडप को साफ करने में मदद करने वाले दो आत्मा सेवक मंडप के पास खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। वे काफ़ी दूर थे और लिन युआन वास्तव में उनके भावों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। हालांकि मंडप में बह रही हवा उनकी बातचीत को लिन युआन के कानों तक पहुंचा रही थी। वेन यू, अगर तुमने वो बातें फैलाईं जो मैंने आज लॉर्ड लिन युआन से कही थी, तो अगर मुझे सज़ा मिली तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगी। युवा लड़की धमकी भरे स्वर में बोल रही थी और यह पहले मंडप के भीतर की मधुर आवाज़ से अलग थी। जिन क्यू, तुमने जो शब्द पहले कहे थे वे स्पष्ट रूप से चंद्र महारानी के इरादों का हिस्सा नहीं हैं। चंद्र महारानी ने तुम्हें नहाने और कपड़े बदलने में मदद करने के लिए कब कहा है? तुम ऐसी मंशा से क्या योजना बना रहे हो? लिन युआन ने स्पष्ट रूप से देखा कि जिन की वेन यू को धक्का दे रही है। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी क्या योजनाएं हैं। अगर मैं इस मंडप में भगवान के साथ खुद को शामिल कर सकता हूं, तो मेरी स्थिति एक आत्मा परिचारक से बेहतर होगी। अगर तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते तो ये तुम्हारी समस्या है। मैं प्रगति करना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। बयान सुनने के बाद एक क्रोधित आवाज़ गूंजी, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। फिर जब तुम दूसरों को बचा रहे थे तो तुम्हारी परी की जड़ें क्यों घायल हो गईं? तुमने ठीक होने में ही आधा साल लगा दिया और इस आधे साल के दौरान हम सभी क्लास 2 क्रिएशन मास्टर बन रहे हैं। तुम सिर्फ एक इंटरमीडिएट क्लास 1 क्रिएशन मास्टर हो और हमसे बहुत पीछे हो। आधे साल बाद ये स्पिरिट अटेंडेंट टेस्ट होगा और तुम्हें हटा दिया जाएगा। तुम लीनिंग मून माउंटेन पर रहने के लायक भी नहीं रहोगे। आवाज़ धीमी पड़ रही थी, लेकिन हवा ने सारे शब्द लिन युआन के कानों तक पहुंचा दिए। आवाज़ सुनने के बाद लिन युआन को एक सूक्ष्म अनुभूति हुई कि अंधेरे में कोई अज्ञात व्यक्तित्व छिपा हुआ है। यदि व्यक्तित्व हृदय में छिपा होता तो कोई हृदय खोलकर कैसे जान सकता था कि वह व्यक्ति दयालु है या दुष्ट। लिन युआन ने खिड़की बंद कर दी और गर्म पानी के झरने की ओर चल पड़ा। गर्म पानी के झरने ने सारी गंदगी और थकान को धो दिया, लेकिन ये शरीर में भरी अशुद्धियों को साफ नहीं कर सका।
उस समय लिन युआन ने कोल्ड मून को अंदर आते देखा और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा हरा जैड कटोरा था। ये चांद महारानी द्वारा तैयार किया गया सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत है। इस विशाल कटोरे में 2 भागों की मात्रा है। आपको बस इसका आधा हिस्सा पीना है, ज्यादा पीना सिर्फ बर्बादी होगी। बोलने के बाद कोल्ड मून चली गई। अब तक कोल्ड मून अभी भी सदमे में थी क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि चंद्रमा महारानी ने लिन युआन के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया। कीमती खजाने देना बहुत आम बात थी। कोल्ड मून को ऐसा एहसास नहीं होता, भले ही चंद्र महारानी सबसे कीमती खजाना दे। लेकिन चंद्र महारानी लिन युआन के लिए भोजन बनाने में समय और मेहनत लगा रही थी। इस तरह की हरकत से क्या साबित होता है, ये तो पहले से ही स्पष्ट था। इससे ये साबित हो गया कि चंद्र महारानी वास्तव में लिन युआन को बहुत महत्व दे रही थी और पहले से ही उसे अपना शिष्य मान रही थी। जब एम्बर रंग के सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत का ये विशाल कटोरा लिन युआन के सामने रखा गया तो इसमें कोई गंध नहीं थी। कोई वस्तु जितनी अधिक कीमती होती है उसे हमेशा अधिक सुरक्षित रखा जाता है। सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत में कोई गंध नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि सारा सार अमृत के भीतर बंद था। 2 भागों के लिए रखे गए अमृत के इस विशाल कटोरे को देखने के बाद लिन युआन के दिल में अचानक गर्मी महसूस हुई। उसे लगा जैसे वह चंद्र महारानी के इरादे को समझ सकता है। चूंकि अमृत का केवल एक हिस्सा ही उपयोगी होने वाला था, इसलिए दूसरे हिस्से को लिन युआन के सबसे करीबी व्यक्ति की मदद के लिए बचाया जा सकता था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चूसी था, ऐसे अनमोल खजाने के लिए जो शरीर की अशुद्धियों को खत्म कर सकता है और किसी व्यक्ति की नींव को बढ़ा सकता है। लिन युआन शायद चूसी के लिए आधा कटोरा आरक्षित करेगा, भले ही वह एक छोटा कटोरा हो। ये स्पष्ट था कि चंद्रमा महारानी ने वास्तव में इस संभावना के बारे में सोचा था। अचानक लिन युआन के दिमाग में एक कहावत उभरी, मुझसे प्यार करो, मेरे कुत्ते से प्यार करो। हालांकि लिन युआन ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। चंद्र महारानी चूसी को नहीं जानती, इसलिए यह मुझसे प्यार करो, मेरे कुत्ते से प्यार करो की कहावत के लिए उपयुक्त नहीं है। इस तरह चंद्र महारानी सिर्फ मेरे प्रति विचारशील हो रही हैं। लिन युआन को एक वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा देखभाल किए जाने का एहसास हुआ और ये थोड़ा कड़वा मीठा था क्योंकि लिन युआन को अपने माता पिता, आंटी झांग और अंकल ली के बारे में याद आया। इन लोगों ने हमेशा लिन युआन की मदद की थी, बदले में कुछ भी मांगे बिना, और वे वास्तव में मदद कर रहे थे। चंद्रमा महारानी के लिए भी यही स्थिति थी। लिन युआन का मानना था कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका इस्तेमाल वह चंद्र महारानी को चुकाने के लिए कर सके। सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत एक अनमोल खजाना था और एल्डर डू और एल्डर मेन की प्रतिक्रियाएं इसके मूल्य को जानने के लिए पर्याप्त थीं। सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत का इतना बड़ा कटोरा निश्चित रूप से 500 बूंदों के बराबर होगा। लिन युआन कई सालों तक कड़ी मेहनत कर सकता था, फिर भी वह सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत का ये कटोरा नहीं खरीद पाता। इसके अलावा दुनिया में केवल 2 सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया थे और वे केवल चंद्र महारानी के लिए ही थे। इसका मतलब था कि चंद्र महारानी ये सब एक गुरु के रूप में कर रही थीं। हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर लिन युआन को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वह पहले से ही वही कर रही थी जो एक गुरु को करना चाहिए। इस तरह लिन युआन में एक अवर्णनीय भावना पनपी। क्या ये गर्मी थी या स्पर्श था, या ये कुछ और था? किसी भी मामले में लिन युआन की राय में चंद्र महारानी सिर्फ कक्षा 5 की सृजन मास्टर नहीं थी जो शीर्ष पर खड़ी थी। वह एक वरिष्ठ थी जो गर्मजोशी का संकेत देती थी। सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत शरीर की अशुद्धियों को साफ कर सकता है और शरीर की संरचना को बढ़ा सकता है। इस प्रकार लिन युआन ने अमृत का आधा कटोरा पी लिया। जब सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत गले में प्रवेश करता है तो इसमें एक सघन मिठास होती है जो ताज़ा करने वाली होती है और इसमें ऑस्मेंथस की खुशबू भी होती है। जब अमृत, जो बहुत चिपचिपा नहीं था, पेट में प्रवेश करता है तो जीभ के आधार पर जड़ी बूटियों से यह अनोखी कड़वाहट पैदा होती है। जब कड़वाहट खत्म हो गई तो तुरंत ही एक मीठा स्वाद आ गया। इससे उसके मुंह को सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत की ताजगी भरी मिठास का एहसास हुआ। जल्द ही लिन युआन को महसूस हुआ कि उसका शरीर गर्म हो रहा है। उसकी त्वचा से भारी मात्रा में तेल निकलने लगा। तेल का रंग सामान्य पीले तेल जैसा नहीं था, बल्कि यह गहरे लाल रंग का था और इसमें काले रंग के धब्बे थे। जब ये तेल बाहर निकले तो लिन युआन को असहनीय बदबू आने लगी। लिन युआन ने तुरंत ही गर्म पानी के झरने में प्रवेश किया और अशुद्धियों को रगड़कर धोया। ये सौभाग्य की बात थी कि झरने का मुंह खुला था और पानी लगातार बह रहा था, अन्यथा अशुद्धियों की भारी मात्रा झरने के पानी को दुर्गंधयुक्त पानी में बदल देती। 2 घंटे से अधिक समय तक धोने के बाद लिन युआन को अंततः एहसास हुआ कि उसके शरीर ने उबकाई पैदा करने वाली अशुद्धियों का स्राव करना बंद कर दिया था। ये अशुद्धियां व्यक्ति के जन्म से ही शरीर में होती हैं। जब कोई व्यक्ति अधिक अनाज खाता है तो अशुद्धियां जमा हो जाती हैं। सामान्य लोगों के लिए बहुत अधिक अशुद्धियां होने से असाध्य रोग हो सकते हैं।
आत्मा क्यूई पेशेवरों के लिए ये अशुद्धियाँ उनकी नींव और उनकी साधना गति को प्रभावित करती हैं। लिन युआन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और पाया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति का संचार 30% अधिक तेज था। ये लिन युआन के लिए वाकई एक सुखद आश्चर्य था। इसके तुरंत बाद लिन युआन ने अचानक अपने हाथ को देखा और उसे तुरंत झटका लगा।